सोचो कि क्यों मन नहीं लग रहा है। मैं बताऊं क्यों नहीं मन कर रहा है। थोड़ा सा कड़वा लग सकता है आप लोगों को। आज की डेट में आप लोगों के पास में सारी फैसिलिटीज़ हैं, घर वालों ने सारी फैसिलिटीज़ आप लोगों को प्रोवाइड करा रखी है। कभी ऐसा फील किया है कि दिन में 3-4 दिन तक आप लोगों को रोटी ना मिले और पानी के भरोसे आप लोगों को रहना पड़े, या फिर कभी ऐसा लगे कि यार आज अगर कमाऊंगा नहीं तो शाम को खाना नहीं मिलेगा। जिस दिन ये फीलिंग माइंड में आ जाएगी ना, उस दिन पढ़ने में मन पास में भटकेगा नहीं। आप लोगों का बेसिकली वो रेस्पॉन्सिबिलिटी आप लोगों की ड्यूटी बन जाएगी और आप लोगों के अंदर से जो डेडिकेशन है वो फुट फुट करने निकलेगा। सबसे बड़ी बात यह है कि आप लोगों ने इस चीज़ को ग्रांटेड ले रखा है, मन करेगा तो पढ़ेंगे। भाई साहब, आप लोगों का मन जो है ना हमेशा उस चीज़ में करेगा जिस चीज़ में आप लोगों के डोपामाइन रिलीज होते हैं, जिस चीज़ में आप लोगों का मजा आता है। कि कामयाबी जो है वो वक्त मांगती है, और वक्त हमेशा सब्र, आप लोगों को सब्र सिखाएगा हमेशा। जब आप लोगों के अंदर सब्र आएगा तभी आप लोग एक सही डिसीजन मेकर बन जाएंगे। अगर आप लोग अच्छा डिसीजन नहीं ले पा रहे तो इसका मतलब आप लोगों के अंदर सब्र नहीं है, हफरा तफरी में अपने डिसीजन लेते हो। तो कामयाबी तो वक्त मांगती है, और वक्त हमेशा सब्र मांगता है, और सब्र जो है वो आप लोगों को एक अच्छा लीडर बनाता है। आप लोगों ने देखा होगा जो भी इंसान है ना एक अच्छा लीडर है, कितनी भी समस्या क्यों ना हो जाए, उसका दिमाग, उसका चेहरा, एक्सप्रेशन आप लोगों को शांत नजर आएगा। जैसे महेंद्र सिंह धोनी को देखो, कैप्टन कूल क्यों बोलते हैं उस बंदे को। कभी भी किसी भी सिचुएशन क्यों ना हो, मैच हार जाए चाहे जीत जाए, उसकी रिएक्शन सिमिलर टाइप की रहती है, क्योंकि उसको पता है ये एक फेज है। और वो सुना होगा आप लोगों ने अकबर बीरबल वाली कहानी में कि ये वक्त भी गुजर जाएगा। वक्त अच्छा हो चाहे बुरा हो गुजर जाता है। तो ये चीजें आप लोगों को समझनी पड़ेगी जिंदगी में। आज का दिन अच्छा नहीं गया तो क्या हो गया यार, कल टाइम पे करेंगे सारी काम, कल फिर से अपना चीजें स्टार्ट करेंगे। तो ये चीजें जिस दिन से आप लोगों ने टेंडेंसी लेकर आए, तब से आप लोगों की चीजें जो है वो इंप्रूव होना स्टार्ट हो जाएगी। और इसमें आप लोगों को एफर्ट डालना पड़ेगा। आप लोग नहीं डालोगे तो कोई और डालेगा। ठीक है, आई होप कि माइंड में क्लैरिटी आई होगी। तो सबसे पहले तो बताओ कल का दिन आप लोगों का कैसा रहा। जैसा भी रहा, अच्छा या बुरा, बताना जरूर। कितना प्रतिशत आप लोगों ने अचीव किया, और आज के दिन को आप लोग कैसे लेकर चलने वाले हो उसके बारे में भी आप लोग जरूर बताएगा। इसी के साथ में कोशिश करना रेगुलर अपने आप को टाइम पे लेकर आना। अगर टाइम पर नहीं आते हो लेकर तो फील करो कि क्यों नहीं आए, सॉरी फील करो उस चीज़ के लिए कि हाँ आज डिसाइड किया था टाइम पर ये काम नहीं किया है। फील करना चाहिए यार गलती की आप लोगों ने। अगर गलती नहीं की है तो फिर कोई मतलब ही नहीं है, फिर तो ठीक है चल रहा है, वो चेंज ही नहीं होगा फिर इस तरीके से। तो कोशिश करो उन चीज़ों को थोड़ा सा अपनी ज़िंदगी में लेकर आने की। ठीक है, आज की इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी आप लोगों के सामने पहचानो कौन, देखता हूँ कौन कौन पहचान पाता है। जो नहीं पहचान पा रहा है वो आज से ही पढ़ाई छोड़ दो। ठीक है वैसे ही लगा दिया मैंने। रीज़न क्या था, क्योंकि जब मैंने देखा ट्विटर पर ट्रेंड कर रहे थे, बात की जा रही है यहाँ पर वनक्कम मोदी। तो मोदी साहब जो हैं साउथ गए हुए हैं, बताइए कहाँ पर गए हुए हैं जो ये पिक्चर आप लोगों के सामने निकल कर आई थी। अभी यहाँ पर ये बेसिकली आप लोगों को जो पूरा वीकेंड होता है ना, तो कोशिश किया करो उसमें बैठकर सारी चीज़ों का रिवीजन कर लिया करो जो भी आप लोगों ने पढ़ी है। तो ये बेसिक फंडा है इसके पीछे कि ताकि आप लोग सारी चीज़ों को ढंग से रिवाइज कर सको, और जितना अच्छे से रिवीजन करोगे उतनी चीज़ें लंबे समय तक आप लोग याद रख पाओगे। वो नहीं कहते कि रिवीजन से ही इंसान जो है वो अपने एग्जाम में सिलेक्शन पाता है। तो रिवीजन इज़ द की ऑफ सक्सेस। तो ये चीज़ें समझ में आ गई तो भाई साहब रिवीजन नहीं भूलोगे फिर। ठीक है दोस्तों, जैसे आप लोग जानते हैं कि हाँ आईपीएल का सीज़न चल रहा है, इसी तरीके से हाँ कबड्डी का सीज़न चल रहा है। ऐसे कई सारे सीज़न चलते रहते हैं देश के अंदर में। अभी जीआई टैग का सीज़न चल रहा है। ठीक है काफ़ी प्यारे जीआई टैग मैंने आप लोगों से डिस्कस किए थे जो बनारस को दिए गए थे। खई के पान बनारस वाला है, कैसा लगा था गाना अभी जीआई टैग दिया गया है यहाँ पर एक पेंटिंग को, और ये जो पेंटिंग है निकल कर आ रही है जम्मू एंड कश्मीर का जो बेसिकली कथुआ रीजन है वहाँ से, और इसको जीआई टैग भौगोलिक संकेतक का दर्जा दे दिया गया है। तो बड़ी ही प्यारी सी पेंटिंग आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो कहीं ना कहीं ये एक तरीका आर्ट फॉर्म आप लोगों को यहाँ पर प्रमोट करते हुए नजर आ रहे हैं जीआई टैग को देखकर। जीआई टैग भौगोलिक संकेतक, तो ये आप लोग इसके बारे में याद रखते हैं। और अगर आप लोग जम्मू एंड कश्मीर वाले रीजन से आते हैं तो आप लोगों के लिए और भी इंपॉर्टेंट यहाँ पर ये टॉपिक हो जाता है। खासकर जो जीआई टैग होता है वो किसी पर्टिकुलर लोकल एरिया के प्रोडक्ट को ये दिखाता है कि यार कितना फेमस है यहाँ पर, तुम जाओ तो देखो। नहीं बोला था मैंने कि बनारस में जाओ तो पान जरूर खाना। तो बहुत ही प्यारे प्यारे आप लोगों के उसके नीचे जो है सजेशन आए, खासकर कई सारी चीज़ों को लेकर। तो अच्छा लगता है जब आप लोग अपनी जो थॉट हैं, विचार जो हैं वो शेयर करते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं वो भी शेयर करने से बचते हैं और एक तरीके से ना शर्माते हैं। तो नहीं सुना, जिसने करे शर्म उसके फुट्टे करम। तो इसलिए ज़िंदगी में शर्माना नहीं है, खासकर जब पढ़ाई की बात हो। ये बोला जाता है कि जो इंसान कभी भी एजुकेशन में शर्म करेगा वो कभी भी सही से अपनी एजुकेशन को प्राप्त नहीं कर पाएगा। तो कम से कम एजुकेशन यानी कि ज्ञान लेते हुए आप लोगों को कहीं शर्म नहीं करनी है। जिससे भी मिले, किसी रिक्शा वाले से, किसी भिखारी से, ज्ञान ऐसा आता है, बोलते हैं बटोर लिया करो। एक टीचर थे बोला करते थे कि ज्ञान लेते हुए जिसने घमंड किया वो कभी इंसान जो है ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ा।
तो ये आप लोग समझिए, ठीक है। तो वर्ल्ड फेमस पेंटिंग है जिसको यहाँ पर बोलते हैं बसोहली पेंटिंग। तो नाम भी याद रखते हैं, बसोहली पेंटिंग पॉपुलर है मिनिएचर आर्ट के लिए, और कथवा रीजन जम्मू एंड कश्मीर का निकल कर आती है और इसको जीआई टैग का दर्जा दिया गया है। नाबार्ड के द्वारा यहाँ पर इसको अभी रिसेंटली अप्रूवल दिया गया है। फर्स्ट टाइम जो जम्मू रीजन में कोई जीआई टैग मिला है यहाँ पर हैंडीक्राफ्ट को, ठीक है। हैंडीक्राफ्ट क्या होता है? हथकरघा, यानी कि एक तरीके से हाथों से की गई कलाकारी को आप लोग हैंडीक्राफ्ट बोलते हो। और जो प्रोडक्ट है यहाँ पर ये बेसिकली जम्मू एंड कश्मीर आज के डेट में एक यूनियन टेरिटरी है। तो 33 प्रोडक्ट जो हैं वो जीआई टैग रिसेंटली अभी यहाँ पर मिले हैं। तो इसके चलते यहाँ पर ये समझ सकते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं कि जीआई टैग जो है फॉर्म है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी या राइट, यानी कि जिस तरीके से किसी इंसान की प्रॉपर्टी होती है, उसका एक कलाकारी होती है, उसके द्वारा कोई लिखी हुई कलाकृति होती है, या कोई भी ऐसी चीज़ जो कि थोड़ी सी आप लोग बोल सकते हैं अपनी खुद के अंदर से निकाल कर, उसके इंटेलेक्ट से निकल कर आती है, उसकी बुद्धि से निकल कर आती है, उसको प्रोटेक्ट करने की कोशिश की जाती है यहाँ पर। पेंटिंग कुछ ऐसी चीज़ है, मान लीजिए मैं गाना गाना स्टार्ट कर दूं और मैंने ही वो गाना लिखा हो, तो ये मेरी कलाकारी होगी। आप लोगों ने कोई गाना गाया, वो आप लोगों की कलाकारी होगी। तो एक तरीके से ऐसे समझ सकते हैं, आप लोगों ने पेंटिंग बना दी बड़ी शानदार सी, ब्यूटीफुल सी, तो वो आप लोगों की कलाकारी होगी। तो एक तरीके से कलाकारी को भी यहाँ पर ये आइडेंटिफाई करता है। तो जीआई टैग जो है वो स्पेसिफिक रीजन में ज्योग्राफिकल इंडिकेशन, भौगोलिक संकेतक का दर्जा देता है। नेचर, क्वालिटी, कैरेक्टर, ये सारी चीज़ें आप लोग बात करें पर्टिकुलर एरिया से आप लोग कनेक्ट होती हुई नजर आती है, ठीक है। तो जीआई टैग से रिलेटेड आप लोगों को ये बताना है, हमारे देश के अंदर में एक पर्टिकुलर कानून के थ्रू इसको लाया गया था, मैंने कल ही डिस्कस किया था। और देश में पहला कौन सा प्रोडक्ट था जिसको जीआई टैग का दर्जा दिया गया था, तो ये आप लोग बताइए। देखता हूं कौन सही आंसर देता है इसका एग्जैक्ट आंसर। और एक और छोटी सी बात यार, कई सारे बच्चे बोल रहे हैं कि सर नोटिफिकेशन नहीं आ रहा है, कईयों को तो नोटिफिकेशन नहीं आ रहा है और कईयों को नोटिफिकेशन जो है 10 मिनट बाद, 15 मिनट बाद, पता नहीं कितना कितना नोटिफिकेशन लेट आ रहा है, ठीक है। तो ये यूट्यूब में कई बार कई सारी प्रॉब्लम चलती रहती हैं। तो आप लोग छोटा सा एक काम करो, एक तो सबसे पहले आप लोग देखो 3-4 चीज़ें हैं बस इसमें करने के लिए। एक तो सबसे पहले वीडियो लाइक करना, उसके नीचे कमेंट करना, वीडियो शेयर करना, इससे यूट्यूब को इंगेजमेंट पता चलती है। और जो ये नहीं कर रहा है तो एटलीस्ट एक काम आप लोग जरूर करिए, टेलीग्राम पर आप लोग कनेक्ट हो जाइए। वहाँ पर जैसे ही वीडियो आती है यूट्यूब पर तुरंत वहाँ पर लिंक आप लोगों को मिल जाता है। वो सबसे इजी तरीका है। अगर टेलीग्राम पर आप लोग जाएंगे तो यहाँ पर पीडीएफ भी आप लोगों को मिल जाती है, सारी चीज़ें आप लोगों को इकट्ठी मिल जाती है यहाँ पर, ठीक है। तो ये आप लोग देख सकते हैं। और हाँ, कल जो है, मतलब कल नहीं सॉरी, आज जो है आप लोगों का टेस्ट भी है, 9:30 बजे तैयार रहेगा। जो यूपीएससी एपीएफसी की तैयारी कर रहे हैं सीरियस होकर, तो वो इस टेस्ट को जरूर अटेम्प्ट करने का, ठीक है। तो ये 120 क्वेश्चन पूरा बिल्कुल उसी पैटर्न में रहेगा जैसा आप लोगों का एपीएफसी का पेपर होता है, ठीक है। तो शानदार तरीके से, और नेगेटिव मार्किंग भी रहेगी, तो उसको भी आप लोग ध्यान देकर टेस्ट को अच्छे से अटेम्प्ट करिएगा, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें हो गई। और फीडबैक जरूर दिया करो, 1 सेकंड लगती है, उसमें जीएसटी नहीं लगता आप लोगों का, ठीक है। तो फीडबैक दे दिया करो, लाइक या डिसलाइक कर आप लोगों के एरिया में जो भी भौगोलिक संकेतक है यानी कि जीआई टैग का दर्जा मिला है वो आप लोग जरूर बताइएगा, ओके। मान लो मैं कल को एक पेपर देने जाता हूं और उस पेपर के अंदर में स्टैंड अप इंडिया एक पर्टिकुलर स्कीम है, उसके ऊपर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है और मैं आकर चिल्लाने लगूं यार ये तो आउट ऑफ द सिलेबस हो गया। क्यों यार, 7 साल पुरानी स्कीम पूछ ली भाई, 7 साल का करंट अफेयर कवर करके जाएंगे क्या, अब ये बता दो मुझे। तो ये होती है एक तरीके से ना समझी, ये होती है एक तरीके से चीज़ों को ना जानते हुए अपनी पढ़ाई करना। क्योंकि अगर ये ऐसी बातें आप लोग बोलोगे तो ये इस तरीके से तो कभी आप लोग एग्जाम क्लियर कर ही नहीं पाओगे। अभी ऐसा ही हुआ है कि स्टेट पीसीएस में क्वेश्चन आया था ऐसे किसी पर्टिकुलर स्कीम के बारे में, स्वच्छ भारत मिशन के बारे में था शायद, आई थिंक, या फिर मतलब कुछ ऐसा क्वेश्चन था, मुझे सेंड किया था। तो बोला सर ये तो स्कीम सर 6 साल पुरानी है सर, इस पर क्वेश्चन पूछ लिया है। तो यार ये 6 साल पुरानी का मतलब ये थोड़ी ना कि अभी न्यूज़ में ही नहीं आई है। अभी खुद देखो यहाँ पर ये स्कीम जो है ये 7 साल पुरानी है। तो कल को चल के स्टैंड अप इंडिया स्कीम के बारे में क्वेश्चन अगर कोई पूछ लेगा आप लोगों से तो आप लोग ये बोलोगे ये तो 7 साल पुरानी स्कीम है यार। आप लोग ये समझो ना कि उस स्कीम का यूटिलाइजेशन क्या है, आखिर वो स्कीम जो न्यूज़ में आई है तो क्यों न्यूज़ में आई है। नाम भी तो देखो स्कीम का कितना प्यारा है, स्टैंड अप इंडिया, यानी कि देश को खड़ा करने की बात की जा रही है। और देश खड़ा किसके बेस पर होगा, इसमें बताया गया है कि जब हमारे देश के अंदर में खासकर अगर बात करें शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, वुमेन, ऐसे कम्युनिटी जो कि हम लोग कई बार इनको पीछे छोड़ देते हैं, साथ में लेकर नहीं चलते हैं, ये इंपावर होंगी, इनके अंदर बूस्टअप आएगा, अपनी चीज़ों को आगे लेकर चलेंगे और एक तरीके से बिजनेसमैन की प्रवृत्ति इनके अंदर जगेगी। आप लोग खुद सोचो, SC ST वुमेन आज की डेट में प्रॉपर जॉब अगर नहीं मिल पा रही है और ये बिजनेस करना स्टार्ट कर दें और ये दूसरों को जॉब देना स्टार्ट कर दे तो कैसा रहेगा। तो ये चीज़ें आप लोग समझने की कोशिश करिए। तो इसी को ध्यान में रखते हुए ये स्कीम जो है रिसेंटली अभी न्यूज़ में है और बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस इसने दी है।
तो खुद प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा और फाइनेंस मिनिस्ट्री के द्वारा यहां पर बोला गया है कि मोर देन 40,700 करोड़ सैंक्शन किए गए हैं लगभग 1,80,630 अकाउंट में, ताकि स्टैंड अप स्कीम जो है उसको ढंग से इंप्लीमेंट किया जा सके। तो हैशटैग 7 ईयर ऑफ स्टैंड अप स्कीम, अपने पैरों पर खड़े करने का मतलब है स्टैंड अप स्कीम, आप लोग ये बोलिए, ठीक है। तो एंडेवर एंड दो एक तरीके से प्रोस्पर की बात यहां पर की जा रही है। तो प्राइम मिनिस्टर जी के द्वारा यहां पर अभी इसके बारे में बात किया गया कि जो रोल है स्टैंड अप स्कीम का, खासकर SC/ST कम्युनिटी और वुमेन एम्पावरमेंट में, वो बहुत बड़ा रहा और 7 साल उसने बहुत शानदार तरीके से कंप्लीट किए। तो ये स्कीम आप लोगों से कल को किसी भी एग्जाम के अंदर में पूछी जा सकती है, क्योंकि ये स्कीम रिसेंटली न्यूज में आ गई है। तो आप लोग का धर्म बनता है, आप लोग का हक, आप लोग का एक तरीके से ड्यूटी बनती है, रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि इस स्कीम को आप लोग ढंग से तैयार करके जाएं। तो इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं कि करंट अफेयर जो होता है वो आप लोगों को बताता है क्या क्या पढ़ना है, स्कीम में क्या पढ़ना है। हिस्ट्री की कोई न्यूज़ आ गई तो उसके बारे में आप लोगों को पता चलेगा, ठीक है। जैसे वैक्कॉम सत्याग्रह जो है न्यूज़ में है, ठीक है, तो उसके बारे में आप लोगों को पता चलना चाहिए कि अभी क्या चल रहा है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी न्यूज़ में रहती है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को पढ़ाता हुआ चलता हूँ, ताकि आप लोग जो है एग्जाम में कंफर्टेबल फील करें। सिंकागो आइलैंड जैसे बताया गया आप लोगों को, तो ये सारी चीज़ें चलती रहती हैं, समझ रहे हैं आप लोग। यहाँ पर अगर बात करें यहाँ पर स्टैंड अप इंडिया स्कीम, ये लॉन्च की गई थी 2016 में। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन अक्सर बनता है कि ये स्कीम किस मिनिस्ट्री के अंडर में आती है, तो याद रखिएगा मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर में आती है। और इनका बेसिक पर्पज क्या था कि ग्रास रूट लेवल पर इंपावर किया जा सके और जॉब क्रिएशन किया जा सके। तो इंपावरमेंट भी है, इकोनॉमिक इंपावरमेंट और जॉब क्रिएशन भी होगा यहाँ पर। और सबसे प्योर फोकस जो इस पर था वो किस पर था, जिसको हम लोग नोटिस ही नहीं करते हैं, SC/ST और वुमेन एंटरप्रेन्योर, यानी कि इनको बिजनेसमैन बनाना है। सोचो एक इंसान जो है एक स्टार्टअप खड़ा कर देता है, वो मेल है, पर लेकिन एक फीमेल अगर कोई स्टार्टअप खड़ा कर दे तो उसको लोग अलग तरीके देखते हैं कि यार औरत ने देख क्या कमाल कर दिया, ठीक है। पर लेकिन अगर मेल कर दे तो हाँ ठीक है यार, उनको तो काम ही है ये। तो इतना आप लोगों को डिफरेंस देखने को मिलेगा, यानी कि उसको अलग तरीके से ट्रीट किया जाता है। तो इसलिए यहाँ पर हमारे देश के अंदर में इन चीज़ों को अभी थोड़ा सा डाइल्यूट किया जा रहा है। बहुत सारी महिला अपने कामकाज कर रही हैं, व्यापार कर रही हैं, गाँव में भी इवन, पता नहीं शायद पंजाब की थी एक महिला या फिर हरियाणा की थी, वो गांव में अपनी खुद का जो है एक तरीके से ना जो डेयरी चलाती हैं, ठीक है। और जो औरत जो है घर पे बैठी हुई थी, अब वो एक तरीके से ना अपने 2-4 हज़ार रुपये भी नहीं कमा पा रही थी, वो आज की डेट में 1,00,000-1,50,000 रुपये महीना कमा रही है अपनी डेयरी चलाकर। और उसने 2-3 लोग भी रख रखे हैं साफ सफाई और वो चीज़ें करने के लिए। तो एक तरीके से आप लोग यहाँ पर समझिए, सोचने भर का एक तरीके से आप लोगों का तरीका अगर चेंज हो जाए तो आप लोग उसी में से बहुत कुछ काम कर सकते हैं। एक इंसान है, आप लोगों ने कहानी सुनी होगी, थोड़ी सी कहानी सुनाता हूँ, 1 मिनट लगेगी, थोड़ा सा आप लोग चीज़ को समझ पाएंगे। एक कंपनी थी विदेश में, मान लीजिए यूके में ही मान लो, यूके जो दुनिया पर रूल कर रहा था, उसने दुनिया भर में अपने लोगों को भेजा और बोला जाओ घूम के आओ और हमको जूते बेचने हैं दुनिया भर में। तो देख कर आओ कि कौन कौन कहाँ कहाँ पर किस तरीके से बेसिकली आप लोग अपना जूते का व्यापार कर सकते हो, ठीक है। तो मान लीजिए यूके से चले वो लोग, यूके से चले तो वो पहुंच गए यहाँ पर, कहाँ पर, वो पहुंच गए साउथ अफ्रीका में, ठीक है। तो साउथ अफ्रीका में गए तो साउथ अफ्रीका में उनको देखने को मिला कि यहाँ तो बहुत सारे लोग जो है जूते का इस्तेमाल कर रहे हैं, जूते पहन रहे हैं। तो यार यहाँ पे तो जूतों का बहुत अच्छी मार्केट है, हम लोग आराम से जूते बेच सकते हैं, ठीक है। यहाँ से कुछ लोग निकल कर आए, वो पहुँच गए कहाँ पर, वो पहुँच गए मान लीजिए सूडान के अंदर में। सूडान के अंदर में कोई भी जूते नहीं पहन रहे हैं, तो बोले कि यार यहाँ तो मार्केट ही नहीं है जूते, कोई भी जूते नहीं पहनते हैं यहाँ पर तो जूते हम लोग बेच ही नहीं पाएंगे। अब सेम काम किया यूएसए की कंपनी ने, वो गई सर्वे करने के लिए, उन्होंने देखा यहाँ पर साउथ अफ्रीका में जूते पहनने वाले इंसान कि हाँ यार जूते तो बेच तो रहे हैं, यहाँ पर लोग पहन भी रहे हैं तो बेचे जा सकते हैं। फिर वही गए यहाँ पर, कहाँ पर, सूडान के अंदर में। सूडान के अंदर में जाकर उनकी आँख खुल गई, उन्होंने बोला वो तेरी की कोई भी जूता नहीं पहन रहा है यहाँ पर भाई साहब, सबको जूता पहनाया जा सकता है। मतलब यूके की कंपनी ये कह रही है कि यहाँ पर तो कोई भी जूता नहीं पहनता है, यहाँ पर तो किसी को जूता पहनाया नहीं जा सकता है, इनको तो पता ही नहीं है जूते पहनने का। दूसरा ये कह रही है यूएसए कंपनी की यार यहाँ पे तो कोई भी जूता नहीं पहनता है, सबको जूता पहनाया जा सकता है, कितनी बड़ी मार्केट है। तो ये होता है सोचने का तरीका। तो कंडीशन वही है सेम, एक के लिए अपॉर्चुनिटी बन गई, दूसरे के लिए वही चीज़ें रुकावट बन गई। तो आप लोग किस तरीके से देख रहे हैं उस चीज़ को, अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं, रुकावट देख रहे हैं, तो ये आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। यथा दृष्टि तथा सृष्टि, भगवत गीता में हजारों साल पहले बोल दिया गया है। जिस चीज़ को जैसा आप लोग देखना चाहेंगे वो चीज़ आप लोगों को ऐसी ही दिखाई देगी। तो इसीलिए कहते हैं कि अच्छे इंसानों को अक्सर अच्छे ही लोग मिलते हैं, तो वो एक तरीके से गलत बात नहीं है। दारू पीने वाले को दारू पीने वाला 1 मिनट में मिल जाता है, ठीक है। बीड़ी पीने वाला बीड़ी पीने वाले को ढूंढ लेता है। इसी तरीके से एक कोई ऐसा है मौज मस्ती वाले को ढूंढ लेता है। अक्सर सुना होगा शादी में कोई कितना भी दूर से कहीं से क्यों ना आया हो, अक्सर गांव में जब बारात जाती है तो उनको ठेका बड़ी जल्दी मिल जाता है, ठेका ढूंढ लेंगे वो जाके कहीं पे भी होगा, ठीक है।
तो वही बातें हैं यार, तो ये आप लोग समझ लीजिए, उदाहरण थोड़ा सा हो सकता है वैसा हो, इसको अदरवाइज मत लेना अगर कोई इन चीज़ों से कनेक्टेड है, ठीक है। जस्ट एग्जाम्पल है, भूल जाइए, बस पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। सिडबी और नाबार्ड हमारे दो ऐसे इंस्टीट्यूट हैं जो कि यहाँ पर इनको रेस्पॉन्सिबिलिटी दी गई कि स्टैंड अप जो स्कीम के अंदर में अगर कोई कनेक्ट होता है तो आप लोगों को उसको सपोर्ट प्रोवाइड कराना है। तो स्टैंड अप कनेक्ट सेंटर जो SUCC बनाए गए यहाँ पर। और सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि लोन अंडर स्कीम अवेलेबल ओनली ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट, ये काफ़ी बड़ी बात है, इसको आप लोग समझने की कोशिश करिएगा। मान लीजिए कोई ऑलरेडी बिजनेस चल रहा है, मैं बोलने लगूँ कि यार ये बिजनेस है और यहाँ पर हम जो हैं बेसिकली वुमेन है और हम लोग को ये बिजनेस आगे लेकर चलना है, तो हम लोग चले जाए सरकार के पास में और बोले कि यार हमको ये बिजनेस बढ़ाना है। सरकार बोलेगी ना ना मुन्ना ना, तुम ऑलरेडी बिजनेस चला रहे हो, उस बिजनेस को तुम अपने हिसाब से लेकर चलो। पर लेकिन दूसरा वुमेन ग्रुप आया, उन्होंने बोला कि अभी आज ही बिजनेस स्टार्ट करेंगे जब आप लोग सपोर्ट करोगे। तो ये बोला कि ठीक, तुम सही आदमी हो, तुम्हारा बिजनेस हम लोग खड़ा करवाएंगे। तो ग्रीन फील्ड का मतलब होता है कि प्योरली कंप्लीटली सारी चीज़ें न्यूली स्टार्ट करना, कुछ भी पुराना ढांचा वाचा नहीं है, सारी चीज़ें स्टार्टिंग से स्टार्ट करना, उसको क्रैच से स्टार्ट करने वाली बात भी आप लोग बोलते हैं। तो उसके लिए सपोर्ट प्रोवाइड कराने की बात कर रहे हैं। इसमें ये सपोर्ट प्रोवाइड कैसे कराएंगे, शेड्यूल कमर्शियल बैंक जो है वो यहाँ पर 10 लाख से लेके 1 करोड़ तक का यहाँ पर जो है आप लोगों को लोन मिलता है यहाँ पर नजर आएगा। ये एटलीस्ट 1 SC और ST बोरोवर और 1 वुमेन बोरोवर पर बैंक ब्रांच आप लोगों को यहाँ पर सपोर्ट प्रोवाइड देखने को मिलेगा। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है, ठीक है। मतलब कहने का ये कि हर एरिया में एक बैंक ब्रांच को ये रेस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है कि 10 लाख से लेकर 1 करोड़ तक का यहाँ पर जो है लोन जो है प्रोवाइड कराया जा रहा है। SC ST या फिर वुमेन जो है उसमें वहाँ पर आप लोगों को एक एटलीस्ट उनको देना पड़ेगा, ठीक है। तो मतलब एक तरीके से ये एक आप लोग बोल सकते हैं कि जैसे हर एक गांव को एक सांसद ने गोद ले लिया, ठीक है। तो सांसद ग्राम योजना के तहत में कि हम लोग इस गांव को जो है एम्पावर करेंगे। तो ऐसे किसी एक पर्टिकुलर इंसान को पकड़ लो, उसके बिजनेस को लोन दो और उसको सपोर्ट करो। ऐसे तो नहीं कि हर एक इंसान बिजनेस करने आएगा सबको सपोर्ट करेंगे, उसमें से 50 डूब जाएंगे तो बैंक जो है वो हाथ में कटोरा लेकर सड़कों पर घूमेगा बैंक, तो बैंक डूब जाएगा। तो ऐसा नहीं कर सकते, तो इसलिए लिमिटेड रखा है। पर लेकिन उनका आइडिया ढंग से चेक करो आप लोग की क्या आइडिया है, क्या वो उस तरीके से आइडिया सही लेके चल रहे हैं, तो फिर आप लोगों को प्रोवाइड कराना है। तो ये स्कीम थी। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया SC ST और वुमेन एंटरप्रेन्योर अबव 18 ईयर। ऐसा नहीं कि वो एक तरीके से अभी जो है एक तरीके से ना कई बार छोटे छोटे बच्चे कि हाँ हमको बिजनेस करना है, बिजनेस की मूवी नहीं थी, कौन सी मूवी थी, मूवी का नाम याद नहीं आ रहा मुझे, बिजनेस करता है, कौन था आप लोगों को बताया कौन था है बिजनेस कौन बोलते हैं अनुष्का शर्मा और रणवीर सिंह, ठीक है। तो बैंड बाजा बारात थी ना शायद, है। तो कुछ काइंड ऑफ ऐसी चीज़ें हैं आप लोग समझ सकते हैं यहाँ पर। तो ये आप लोग याद रखिएगा। तो बेसिक पर्पज क्या है यहाँ पर कि एक तरीके से उन लोगों को सपोर्ट प्रोवाइड कराना 18 साल से जो ऊपर के हो चुके हैं। लोन अवेलेबल रहेगा ओनली फॉर ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट देकर क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है। ग्रीन फील्ड सिग्निफाई क्या करता है कि फर्स्ट टाइम वेंचर जो है बेनिफिशियरी है, मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, सर्विस, एग्रीकल्चर कोई अलाइड सेक्टर है या किसी भी तरीके की कोई ट्रेडिंग एक्टिविटी हो रही है तो वहाँ पर मिलेगा, ठीक है। इसी के साथ में अगर केस ऑफ नॉन इंडिविजुअल एंटरप्राइज, कोई इंडिविजुअल नहीं है तो 51% शेयर होल्डिंग और कंट्रोलिंग शेयर होल्डिंग जो होनी चाहिए वो किसी SC और ST की होनी चाहिए, वुमेन की होनी चाहिए। इनके पूरा फोकस ये है कि किसी न किसी तरीके से जो वुमेन वगैरह जो है वो वहाँ पर आ जाए, ठीक है। तो ये समझ सकते हैं। बोरोवर जो है शुड नॉट बी डिफॉल्ट टू एनी अदर बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट। तो यहाँ पर एक तरीके से सपोर्ट तो प्रोवाइड कराने की बात की जा रही है, पर लेकिन आप लोग खुद सोचें यहाँ पर, जैसे कि अगर बात करें कि वो पर्टिकुलर जो उधार लेने चला गया है वो उस बैंक का कर्जदार है ऑलरेडी और कह रहा है कि मुझे लोन दे दो। बैंक कह रहा है कि पहले जब पुराना ले रखा है वो तो दे नहीं रहा, नया बिजनेस स्टार्ट करने आ गया तो बैंक जो है भगा देगा उसको। तो इसलिए बोला है बोरोवर शुड नॉट बी इन ए डिफॉल्ट ऑफ एनी बैंक और इंस्टीट्यूशन, यानी कि वहाँ पर वो एक तरीके से कर्जदार ना हो पहले से ही, तो इसके ऐसे इंसान को लोन दिया जाएगा। मतलब चला बिजनेस चल रहा है भाई साहब, गवर्नमेंट ने स्कीम निकाली है लूट लो योजना, तो लूट लो योजना नहीं चलेगी यहाँ पर, ठीक है। तो ये पूरी की पूरी स्कीम मैंने तसल्ली में आप लोगों को एक्सप्लेन कर दी किसके लिए है, क्या पर्पज है। 7 साल पूरे हो गए हैं तो इसकी एक तरीके से क्यों गुणगान हो रहे हैं। तो एक स्कीम आप लोगों की पूरी कवर करा दी शानदार तरीके से। कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, कंफ्यूजन होगा तो बताना। और थोड़ा सा कंफ्यूजन देखिए, टॉपिक पढ़ना अलग बात होती है, जब उस टॉपिक को क्वेश्चन के थ्रू आप लोग प्रैक्टिस कर लेते हो ना तो वो चीज़ें लंबे समय तक आप लोगों को याद रहती है। तो इसलिए कहते हैं कि पढ़ने के बाद में क्वेश्चन के थ्रू एक बार रिविजन आप लोगों को हो जाता है तो ज़्यादा बेटर हो जाता है। तो स्टैंड अप स्कीम इंडिया के अंदर में बात की जा रही है कि मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में कौन सी स्टेटमेंट अगर यहाँ पर बोला जाए वो करेक्ट है। तो स्कीम जो है वो एक तरीके से मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर में आती है। दूसरा बोला गया स्कीम जो है लॉन्च की गई एनकरेज करने के लिए जो यहाँ पर SC ST एंड जो यहाँ पर SC ST एंटरप्रेन्योर ओनली,
नेक्स्ट बोला गया कि लोन दिया जाता है स्कीम के लिए आर अवेलेबल ओनली ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट के लिए। तो सही आंसर आप लोगों के सामने क्या है अगर आप लोगों से पूछा जाए, ठीक है, तो आप लोगों को बताना है आंसर क्या है। देखता हूं कौन सी आंसर देता है। वैसे इसमें जो है करेक्ट नहीं, इनकरेक्ट पूछा जाता है यहाँ पर। ये क्वेश्चन में इनकरेक्ट वाला वर्ड जो है वो छूट गया है यहाँ पर। और जब इनकरेक्ट पूछा जाएगा तो आप लोग यहाँ पर देखते हैं ये स्किल डेवलपमेंट की जो है ये स्कीम नहीं है, ठीक है। मैंने बोला था अभी किसकी है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की स्कीम है, तो पहली स्टेटमेंट गलत होगी यहाँ पर। दूसरे में बोला गया कि SC ST एंटरप्रेन्योर ओनली, तो वुमेन कहाँ पर रह गई यहाँ पर, ठीक है, तो ये स्टेटमेंट भी यहाँ पर गलत हो जाएगी। वैसे ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट के लिए है ओनली, ये ओनली सही है यहाँ पर, ठीक है। तो इनकरेक्ट जब बोलेंगे तो आंसर यहाँ पर ए हो जाएगा, क्योंकि 1 और 2 इनकरेक्ट है, ठीक है। तो जब आप लोग PPT डाउनलोड करेंगे तो उसमें ये आप लोग को बेसिकली क्वेश्चन जो है वो अपडेट कर दिया जाएगा, तो कोई भी कन्फ्यूजन मत रखिएगा। देखो फायदा क्या होता है, अब मैं आप लोगों को ये चीज़ें बताता हूँ थोड़ा सा। जब आप लोग यहाँ पर इसको लेकर प्रैक्टिस करते हैं तो आप लोगों को फायदा यहाँ पर ये हो गया कि यहाँ पर आप लोगों ने देख लिया कि आप लोगों ने बेसिकली करेक्ट था या फिर इनकरेक्ट था। जब प्रैक्टिस करते हो ना, उसका सबसे प्यारा फायदा यार यही होता है, जब आप लोग प्रैक्टिस करते हो तो यहीं पर ही आप लोगों के क्वेश्चन जो है वो सही और गलत हो जाते हैं। जब एग्जामिनेशन हॉल में जाकर आप लोग बैठते हो ना, तो वहां पर आप लोगों के क्वेश्चन नहीं गलत होते। तो यानी कि वही कहते हैं, इसलिए प्रैक्टिस में इंसान को खून बहा लेना चाहिए, ताकि जब यहाँ पर एग्जैक्ट लड़ाई में जाकर बैठे तो वहां पर उसका खून ना बहे। नहीं, प्रैक्टिस में पसीना बहा लेना चाहिए, ताकि मैदान जंग में जो है उसका खून ना बहे। तो ये याद रखिएगा। तो आंसर क्या हो गया, आंसर ए हो गया। तो पूरा का पूरा स्कीम आप लोगों का तैयार हो गया। स्कीम का पर्पज क्या है, क्यों तैयार किया गया, ये सारी बातें हैं। अब माइंड में कोई कंफ्यूजन हो तो बताइएगा, उस कंफ्यूजन को दूर किया जाएगा, है कि नहीं। तो बेसिक इन्फॉर्मेशन थी, बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी। हर एक चीज़ माइंड में क्लियर रख के चलिए, ताकि कोई डाउट ना हो, उसको दूर किया जा सके। फीडबैक जरूर दिया करो, जैसा भी आप लोगों को लगता है आर्टिकल, ठीक है। दोस्तों, सुल्तान मूवी का गाना किस किसी ने सुना है, बेबी को बेस पसंद है, बेबी को बेस पसंद है, फिर गवर्नमेंट को टैक्स पसंद है। अगर चोरी करोगे भाई साहब, उठा उठा के मारेंगे, खोज खोज के मारेंगे, पटक पटक के मारेंगे। मतलब कहने का ये है कि रिसेंटली अभी क्या हुआ है, अनुष्का शर्मा जो है उनके ऊपर में हाई कोर्ट के अंदर में एक केस चल रहा था, जिसको लेकर बेसिक मुद्दा यहाँ पर ये था कि एक तरीके से टैक्स चोरी की जा रही है या फिर टैक्स पे नहीं किया जा रहा है। मतलब टैक्स पे न करना भी एक तरीके की चोरी है। अगर वैसे बोले तो चोरी ही एक तरीके का, मतलब क्या आप लोगों को एक टैक्स पे करना है पर्टिकुलर इनकम पे, और आप लोग उसको पे नहीं कर रहे हैं। पर लेकिन ऐसा भी क्या आप लोगों को पता नहीं है कि इसके ऊपर टैक्स पे करना होता है, जो आप लोगों की जो इनकम है, या फिर ऐसा क्या मुद्दा फंस गया कि इतने बेवकूफ़ तो है नहीं कि यहाँ पर एक तरीके से एक एक्टर्स जो है वो न्यूज़ में आ गई कि एक पर्टिकुलर टैक्स के मुद्दे को लेकर। आखिर पूरा मुद्दा क्या है इस पर्टिकुलर इस सिचुएशन के अंदर में, वो बड़ा इंटरेस्टिंग है, और आप लोगों को भी पता चलेगा कि ऐसा भी कुछ होता है, ठीक है जी हाँ। तो बड़ा ही प्यारा सा आर्टिकल है, बहुत सारे न्यूज़पेपर के द्वारा ये आर्टिकल छापा गया, पर लेकिन इसका जो बेस है वो काफ़ी अच्छा है। तो बेबी को तो बेस जैसा भी हो, पर लेकिन आप लोगों का बेस बनने वाला है इस आर्टिकल के थ्रू। बहुत ही अच्छे से बहुत सारी चीज़ें मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। GS पेपर 3 में जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट होते हैं, जिसको IPR बोलते हैं, उसके साथ भी ये टॉपिक आप लोगों का कनेक्ट होता हुआ नजर आएगा। आप लोग बोलोगे कि सर क्या चल रहा है, अभी तो टैक्स की बात कर रहे थे, अभी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट की बात करने लगे, मतलब क्या हो क्या रहा है ये जज साहब ये हो क्या रहा है। अभी थोड़ा सा वेट करो, सारी चीज़ें समझ में आएगी। और यहाँ पर परफॉर्मर राइट इन इंडिया, इसके बारे में भी मैं आप लोगों से बात करूँगा। अभी पहले थोड़ी सी बातें बता देता हूँ कि अभी रिसेंटली क्या हुआ है, पर लेकिन पहले से केस चला हुआ है, वो मुद्दा भी मैं आप लोगों को समझाऊंगा। रिसेंटली बॉम्बे हाई कोर्ट ने अभी एक पिटीशन पहुंची, जो कि एक्टर के द्वारा यहाँ पर चैलेंज किया गया था कि उनकी इनकम के ऊपर टैक्स लगाया जा रहा है। एडवर्टीजमेंट की इनकम, उनकी जो अवार्ड जो शोज होते हैं जहाँ पर ये परफॉर्म करते हैं, उसके ऊपर जो इनको इनकम मिलती है उसके ऊपर टैक्स लगाया जा रहा है। मतलब कहने का क्या है, मतलब कहने का यहाँ पर यह है कि जैसे कि आज की डेट में ये जो एक्टर्स या एक्टर हैं कहीं अवार्ड शो में परफॉर्म करने जाते हैं, कई सारे अवार्ड शो होते हैं, आप लोगों ने देखा होगा कई बार कपिल शर्मा, करण जौहर, ये भी कई बार अवार्ड शो में परफॉर्मेंस देते हैं, तो इनकी इस प्रॉपर्टी के ऊपर सेल टैक्स लगाया जाता है। तो यहाँ पर ये बोला गया कि इसके ऊपर सेल टैक्स क्यों लगाया गया है, ये तो हमारी इनकम होती है, इसके ऊपर सेल टैक्स क्यों लगाया जा रहा है। तो पूरा मुद्दा यहाँ से निकल कर आता है। अब आप लोगों को समझना पड़ेगा, बड़ा ही प्यारा सा आर्टिकल है, बड़ी आसान शब्दों में समझ में आ जाएगा, कोई ज़्यादा टेक्निकलिटीज़ है नहीं, बस छोटा सा एक पॉइंट है जो कि आप लोगों को पकड़ना है, फिर सारी बातें आप लोगों के माइंड में क्लियर हो जाएगी। अभी केस क्या है, केस आप लोगों को मैं समझाता हूँ, और यहाँ पर बात पहुँचेगी यशराज फिल्म को भी कनेक्ट करते हुए, सारी बात आप लोग समझ पाएंगे। अनुष्का शर्मा मैम जो हैं वो बेसिकली पहुँच चुकी हैं बॉम्बे हाई कोर्ट के पास में। क्यों? क्योंकि उनके ऊपर सेल टैक्स जो है उसको चोरी करने का एक तरीके से आरोप लगा है, क्योंकि यहाँ पर जो मजगोंग सेल टैक्स डिप्टी कमिश्नर साहब जो हैं उनके द्वारा ऑर्डर इशू किया गया है
कि 2012-13, इसी के साथ में 2013 और 14, ठीक है। तो टोटल मिलाकर यहाँ पर इनके ऊपर इस टाइम का टैक्स चोरी करने का आरोप लगाया गया है। और ये किसके तहत आया है? ये आया महाराष्ट्र के अंदर में, जो बेसिकली हम लोग बात करते हैं VAT, जिसको हम लोग वैल्यू एडिड टैक्स बोलते हैं। कई सारे जो अभी ज्ञानी पुरुष हैं, जो थोड़ा सा जानते हैं इकोनॉमी वगैरह, वो बोलेंगे पर आज की डेट में तो हम लोग GST लगाते हैं, पर लेकिन मुद्दा जो है वो पुराना है। तो अभी समझेंगे आखिर अब ये न्यूज़ में कैसे आ गया है। और अगर आप लोग टैक्स चोरी करते हो या गवर्नमेंट की किसी भी चीज़ के साथ में आप लोग छेड़खानी करते हो, कभी ना कभी आप लोगों को खामियाजा भुगतना पड़ेगा ही पड़ेगा। तो ये कहीं ना कहीं केस आप लोगों को ये भी दिखाता है। मुद्दा क्या है? मुद्दा यहाँ पर यह कि आज की डेट में अगर कहीं पर आप लोग अपनी कला दिखाते हैं और वहाँ से आप लोग पैसा कमा के लेके आते हैं, तो वो आप लोग की इनकम है, ठीक है, वो एक अलग कैटेगरी में आ जाती है, ठीक है यार, आप लोग उसके ऊपर इनकम टैक्स लगा लेना, जो कि लगता है नॉर्मली। पर लेकिन यहाँ पर सेल टैक्स लगाया जा रहा है। तो ये कह रहे कि मैंने बेचा क्या है, हम तो जाकर अपने एक अवार्ड शो है उसमें अपनी परफॉर्मेंस देकर आ गए, कहीं पर गाना डांस करके आ गए भाई साहब आराम से, हम तो वहाँ पैसे कमा कर आए, तो हमने कुछ बेचा थोड़ी ना है यहाँ पर। ये तो परफॉर्मेंस है, हमारी परफॉर्मेंस देने की हम लोग को इनकम मिली है और उसके ऊपर जो टैक्स लगता है वो समझ में आता है। पर लेकिन ये सेल टैक्स क्यों लगाया जा रहा है हमारे ऊपर, ये बता दो आप लोग। तो पूरा मुद्दा यहाँ पर इसी का है और यही एक टेक्निकल पॉइंट है यहाँ पर। अब सेल टैक्स कैसे हो गया, मैं आप लोगों को वो समझाने जा रहा हूँ। नॉर्मली एक तो होता है जैसे कि मैं किसी शो में जाऊँ वहाँ पर और शो में परफॉर्म करके आऊँ, जैसे कि आज के डेट में अगर आप लोग बात करें, आप लोगों ने कई बार देखा होगा जो एक तरीके से कुमार विश्वास जी हैं वो परफॉर्म करने जाते हैं, शानदार तरीके से परफॉर्मेंस देते हैं, या फिर कोई भी ऐसा स्टैंड अप कॉमेडियन है वो परफॉर्म करने जाता है, कहीं पर परफॉर्म करता है। कौन सा स्टैंड अप कॉमेडियन आप लोगों का सबसे फेवरेट है जो कि मजा लगाता है? बताइए किसी एक का नाम। तो जब वो परफॉर्म करने जाते हैं, एक तो है कि उन्होंने खुद से अपना शो जो है वो कहीं पर रखा और वहाँ पर उन्होंने अपनी परफॉर्मेंस दी, वहाँ से उनको टिकट रखा उन्होंने कुछ, उसके थ्रू उनको पैसे मिले, वो पैसा उन्होंने कमाया और फिर उसके बाद में उनके अकाउंट में वो पैसा गया, तो उनकी इनकम हो गई, उसके ऊपर वो इनकम टैक्स लग गया। ठीक है, समझ में आ गया यहाँ तक का। पर लेकिन इनकी इसी तरीके की इनकम जो थी उस पर सेल टैक्स लगा दी यहाँ पर इनके द्वारा। ये सेल टैक्स क्यों लगा है? क्योंकि ये जो परफॉर्मेंस दी जा रही है ये इनके द्वारा इंडिपेंडेंट परफॉर्मेंस नहीं दी जा रही है। मतलब ऐसा नहीं कि ये अवार्ड शो में गई, इनको बुलाए, ये नाच गा कर आ गए, नहीं, ये पर्टिकुलर एक एग्रीमेंट के थ्रू जा रहे हैं। यानी कि यहाँ पर एक पर्टिकुलर एग्रीमेंट है, जैसे कि आज की डेट में यशराज फिल्म्स जो हैं उसके साथ में इनका एग्रीमेंट है और उसके थ्रू यहाँ पर ये बेसिकली परफॉर्म करने जाते हैं। और जब इस तरीके के एग्रीमेंट में आप लोग आते हैं तो ये एग्रीमेंट जो है इस तरीके से अपनी कला को बेच दिया उनके पर्टिकुलर थर्ड पार्टी के हाथ में कि तुम ये लो, हमारी ये कला है और तुम इससे पैसा कमाओ। यानी कि इन्होंने एक एग्रीमेंट किया यशराज फिल्म के साथ में और वो एग्रीमेंट जो है अब उसके थ्रू ये सारी अपनी परफॉर्मेंस देंगे। तो यानी कि यशराज से इन्होंने मोटा पैसा उठाया, तो वहां से ये पूरा एक कला को बेचने वाली कैटेगरी में आ गया, ना कि परफॉर्म करने वाली कैटेगरी में आ गया, क्योंकि कोई और अब तुम्हारी उस कला का फायदा उठाएगा। तो इस वाली कैटेगरी में जब आता है, जब तीसरी पार्टी इन्वॉल्व हो जाती है, जब तुम डायरेक्ट न होकर इनडायरेक्ट वे में परफॉर्म कर रहे हो किसी और के थ्रू, तो यहां पर एक एग्रीमेंट के थ्रू वो भी, तो फिर यहां पर ये लग जाता है सेल टैक्स। समझ में आ गया? कोई भी ऐसा कोई टेक्निकल पॉइंट नहीं है जो आप लोग की समझ में ना आए। तो यहां पर यही बोला जाता है नॉर्मली क्या है, तो डिपार्टमेंट ने ये बोला कि आज की डेट में अगर आप लोग अपने आप से काम करते हैं, अपने आप से चीजों को लेकर चलते हैं, तो समझ में आता है वो आप लोग का अधिकार है, आप लोग की परफॉर्मेंस, आप लोग कहीं पर भी जाकर आप लोग उसको काम कर सकते हो। पर लेकिन यहां पर आप लोग के एग्रीमेंट के थ्रू जा रहे हैं, तो इसलिए सेल टैक्स की कैटेगरी में आप लोग आ जाते हैं। और इसीलिए हमारी कंट्री में एक कानून है जिसके थ्रू इनको टैक्स देने की बात की जा रही है, उसको बोलते हैं आज के डेट में, जो यहाँ पर थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा, जो यहाँ पर टैक्स इनका दिया जा रहा है ये तो महाराष्ट्र के अंदर में जो वैल्यू एडेड टैक्स था उसके थ्रू दिया जा रहा है। पर लेकिन जो परफॉर्मेंट राइट होता है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए हमारे देश के अंदर में एक कानून है जिसको बोलते हैं कॉपीराइट एक्ट। और ये जो कानून है हमारे देश में ये है 1957 का। आप लोग खुद सोचो, देश आज़ाद हुआ नहीं है, जस्ट 10 साल बाद में एक ऐसा कानून लेकर हम लोग आ जाते हैं कि कोई भी कैसी परफॉर्म करता है तो उसकी परफॉर्म को प्रोटेक्ट करने का बेसिकली उसको अधिकार है। रीज़न क्या होता है? रीज़न यार यहाँ पे ये होता है, आप लोगों ने कुछ भी काम किया, दुनिया उसको कॉपी मार देती है, मेहनत आपकी है, चोरी कर कर कोई और ले गया उसको, तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पर निकल कर आती थी। तो इसको रोकने के लिए सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आप लोगों ने कोई परफॉर्मेंस दी है, और जैसे कि आज की डेट में आप लोग देखो बहुत सारी मूवीज़ हैं या फिर कोई भी ऐसी परफॉर्मेंस है जो 50 साल से पुरानी है, 50 साल तक आप लोगों को एक तरीके से आप लोगों की परफॉर्मेंस को प्रोटेक्ट किया जाएगा अगर वो इंडिविजुअल की परफॉर्मेंस है। पर लेकिन इसके बाद में क्या होता है, इसके बाद में फिर जो रॉयल्टी वगैरह मिलती है वो रॉयल्टी खत्म हो जाती है।
उसी को प्रोटेक्ट करने के लिए हमारे देश के अंदर में कॉपी जो राइट एक्ट है 1957 का, जिसके बारे में आप लोगों से बात की। पर लेकिन जब आप लोग ये इस तरीके की चीज जो अधिकार है, जो आप लोगों की परफॉर्मेंस है, वो एक एग्रीमेंट के थ्रू, एक प्रोडक्शन के थ्रू, और जब आप लोग इसको किसी को बेच देते हो तो फिर ये परफॉर्मेंस वाला राइट वाला फंडा यहाँ पर खत्म हो जाता है। समझ में आ गया यहाँ पर इतना काम। तो इसी के चलते ये एक तरीके से बेच दिया आप लोगों ने चीजें, तो ये सेल टैक्स की कैटेगरी में अभी यहाँ पर आ चुका है। अभी मैं आप लोग कुछ बेसिक चीजें और बताता हूं जिससे कि आप लोग चीजों को अच्छे से समझ सकें। जैसे सेल टैक्स क्या होता है, ये एक तरीका इनडायरेक्ट टैक्स है जो कि चार्ज किया जाता है जब कोई आप लोग अपना सामान बेचते हो, ठीक है, कोई भी, ठीक है, तो इंडिविजुअल हो गया या फिर कोई एंटिटी हो गया जो अपनी कुछ ऐसी एक्टिविटी में आती है कि उन्होंने कोई सामान बेच दिया, तो उसके ऊपर सेल टैक्स लगता है। हालांकि आज की डेट में ये सारे टैक्स वगैरह खत्म हो चुके हैं। क्यों? क्योंकि हमारे देश में आ गया है GST, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक ऐसा टैक्स है जो कि इनडायरेक्ट टैक्स है। इनडायरेक्ट मतलब यानी कि ये एक तरीके से ये है एडवर्टीजमेंट जो मूवी के अंदर में आते हैं, यानी कि ऐसा नहीं कि मूवी का पार्ट है पर भाई साहब इनडायरेक्ट वे में डायरेक्ट एंट्री कर जाते हैं बीच में कि हाँ हम भी हैं यहाँ पर। तो ये इनडायरेक्ट टैक्स का मतलब ही सीधे सीधे है कि आप लोग डायरेक्ट पे नहीं करोगे, बस आप लोग पे आप लोगों से हो जाएगा। जैसे कि इंटरेस्टिंग चीज, जैसे आप लोगों को देखो, जैसे एप्लीकेशन के ऊपर में जब आप लोग जाकर कोई भी कोर्स आप लोग परचेज कर रहे हो तो वहां पर क्या हो रहा है, जैसे मान लीजिए जो कोर्स आप लोगों ने परचेज किया वो कोर्स की वैल्यू मान लीजिए वहां पर 4,000 रुपए, ठीक है, तो उसमें 4,000 रुपए के अंदर में 18% जो है वो यहां पर GST लगा हुआ है। यानी कि इनडायरेक्ट वे में तो आप लोगों ने एप्लीकेशन से कोर्स खरीदा जैसे कि, और उसमें 18% जो है वो डायरेक्ट जो है वो गवर्नमेंट के पास में चला जाएगा यहाँ से। इंटरेस्टिंग चीज मैं आप लोगों को बताता हूँ, अभी कई सारी आप लोगों को जानने को मिलेगी, आगे के लिए भी आप लोगों को काम आएगी कि किस तरीके से गवर्नमेंट आप लोगों से टैक्स वसूलती है। मतलब गवर्नमेंट, आप लोग गवर्नमेंट को जाकर पे नहीं कर रहे, आप लोगों ने कोर्स खरीदा यहाँ पर, उसमें से 18% गवर्नमेंट ने टैक्स ले लिया यहाँ पर डायरेक्ट ही। यानी कि ये गवर्नमेंट ये कह रही है कि ये भाई साहब तुम्हारा पैसा नहीं है, यानी कि आप लोगों ने एप्लीकेशन के ऊपर जाकर कोर्स खरीदा तो ये एक तरीके से एप्लीकेशन के ऊपर जो कोर्स बेचा जा रहा है उसका पैसा नहीं है, ये पैसा हो गया गवर्नमेंट का 18%। और इंटरेस्टिंग चीज क्या होगी, अब ये जो 18% तो कट गए यहाँ पर, अब जितना पैसा यहाँ पर ये कमा के लेकर आया है यहाँ पर कोई पर्टिकुलर पर्सन, कोई भी कोई सर्विस दे रहा है, ठीक है, तो यहाँ पर उसमें से भी बचे हुए पैसे में से ये लगभग 30% जो है फिर इनकम टैक्स लगता है, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग यहां पर समझ सकते हैं। तो गवर्नमेंट जो है मोटे मोटे तौर पर देखा जाए तो जो भी सामान बेचा जा रहा है, अगर 4,000 का कोई सामान है वहां पर, तो ये समझो मोटे मोटे तौर पर 50% जो है वो गवर्नमेंट जो है टैक्स में लेकर चली जाती है। ये पहले और भी ज्यादा हुआ करता था, इसीलिए हमारे देश के अंदर में बेसिकली मुद्दा ये रहता था कि लोग जो है वो बिजनेस नहीं कर पाते थे। आज की डेट में चीजों को थोड़ा सा डाइल्यूट कर दिया है कि हाँ ठीक है, अब चीजें ठीक है, चीजें चल जाती हैं। तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पर देश के अंदर में देखने को मिलती है, ठीक है। लोग क्या सोच रहे हैं, जैसे अभी मैं बताऊं यहाँ पर एप्लीकेशन के ऊपर में कह रहे हैं कि सर कोर्स का प्राइस जो है, कई सारे लोग ना उसको कि सर क्या हो रहा है ये, ठीक है, पर लेकिन इन रियलिटी मैंने आप लोग क्या बोला, मैंने बोला अभी जैसे कई किसी को प्रॉब्लम हो गई तो अगर किसी का पैसा अगर रिटर्न करने की बात आती तो उसमें मुद्दा क्या होता, GST पे कर चुके हैं यहाँ पर, ठीक है। तो उसी के टाइम पे मैंने आप लोगों को समझाया था यहाँ पर कि अगर किसी को कोई इशू आ जाता है किसी कि हाँ गलती से हो गया, कुछ भी हो गया, तो फिर उसमें क्या है, रिटर्न करना है किसी को, तो फिर यहाँ पर उसी मंथ के अंदर में रिटर्न होना है वो, ठीक है। तो ये सारे मुद्दे बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड चीजें हैं। ये सारी चीजें जब आप लोग समझोगे ना टैक्स स्ट्रक्चर को जाकर, जब आप लोग इनकम टैक्स कमिश्नर बनोगे या फिर कहीं जाओगे, ये सारी चीजें क्लियर होनी स्टार्ट हो जाएंगी आप लोगों को। तो जो देश का पूरा सिस्टम चलता है, तो यहाँ से जो पैसा आता है उससे सरकार चलती है सारी। ये जो इनडायरेक्ट टैक्स इतना बड़ा पैसा होता है जिसकी कुछ हद नहीं है, और ये पता नहीं होता है, और डायरेक्ट गवर्नमेंट के पास में सारा पहुंचता रहता है। जैसे आप लोगों को यहाँ पर सारी चीजें समझाई, तो पूरा मुद्दा आप लोगों को समझ में आ रहा है यहाँ पर, पूरा बेस क्या है यहाँ पर लेकिन इसको सबसे बड़ी बात यहाँ पर होगी, तो टैक्स वाला पार्ट मैंने आप लोगों को बता दिया। अब एक सबसे खतरनाक चीज क्या है, वो है कॉपीराइट एक्ट। कॉपीराइट एक्ट जब 1957 में यहाँ पर लेकर आया गया, बेसिक मुद्दा इसका क्या था, ये 1958 में इंप्लीमेंट कर दिया। देखो यार, आज की डेट में ना सबसे खतरनाक चीज क्या पता है इस दुनिया में, वो है चीजों को कॉपी मारना। आज की डेट में एप्पल मेहनत कर कोई पर्टिकुलर एक टेक्नोलॉजी लेकर आता है, सेकंडों में चाइना की कंपनी उसको कॉपी मारकर अपने उसी तरीके के प्रोडक्ट निकालकर मार्केट में रख देती है। मतलब एप्पल का मार्केट में माल आया, उसको तोड़ा खोला, उसको देखा अंदर से क्या है, उसके बाद में मार्केट में लाकर अपना प्रोडक्ट रख दिया सेकंड हैंड सस्ता सा। ये क्या हो गया, यही काम यहाँ पर किया जाता है मैक्सिमम टाइम। तो लोग जो है अगर ऐसी हरकतें उनके साथ में होती रहेगी तो वो कभी भी अपना प्रोडक्ट जो है
ना तो कोई नया बनाने की कोशिश करेंगे, ना ही प्रोडक्ट के ऊपर रिसर्च एंड डेवलपमेंट करेंगे, वो सारी चीज़ें पुरानी धुरानी ऐसी ही चलती रहेगी। तो सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ पर यही निकल कर आता है कि अगर चाहते हो कि लोग रिसर्च एंड डेवलपमेंट करें, लोग मेहनत करें, कोविड-19 की दवाई के टाइम पर भी यही बातें बोली बहुत सारे लोगों ने कि अगर हम लोगों ने मेहनत की है, इतनी जल्दी दवाई बना दी है और तुम लोग जो है यहाँ पर इसको बोल रहे हैं कि टैक्स फ्री कर दो तो दिक्कत हो जाएगी, पर लेकिन वहाँ पर जरूरी है क्योंकि वहाँ पर लोगों की जान की बात आ रही है। ठीक है, एक तो नॉर्मल टाइम पर आप लोग कोई दवाई लेकर आ रहे हो, चलो मेहनत करिए आप लोगों ने, ठीक है, अच्छी बात है, अपना पैसा कमाओ अपनी दवाई से, पर लेकिन उस टाइम पर जब यहाँ पर उसकी वजह से किसी की जान जा सकती है, उस टाइम पर वो पैसा यार वो किसी मतलब का नहीं है। ठीक है, पैसा इतना ही सही है कि हाँ ठीक है मेहनत है, तुम कर रहे हो, कमा लो, पर लेकिन अगर किसी की जान जाकर तुम पैसा कमा रहे हो, उससे घटिया पैसा कोई हो नहीं सकता है। ठीक है, तो ये काफ़ी ज़्यादा जरूरी है यहाँ पर। इसके चलते आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा कि इस चीज़ से कैसे बचना है। तो ये कहीं ना कहीं यहाँ पर यही बात बोलेगी, पर लेकिन ये भी जरूरी है कि लोगों का अधिकार जो है वो प्रोटेक्ट होना चाहिए। अभी अगर मैं आप लोगों से बात करूं कॉपीराइट अमेंडमेंट एक्ट के बारे में, तो ये अभी इसके अंदर में 2012 में अमेंडमेंट भी किया गया हमारे देश के अंदर में। कॉलोनियल टाइम से सारे इस तरीके के कानून अगर आप लोगों को देखने को मिलते हैं तो कहीं ना कहीं उसकी छवि भी आप लोगों को हमारे देश के अंदर में नजर आती है और दिखेगी भी यार इतने दिन तक उन्होंने हमारे ऊपर रूल जो किया है। अभी यहाँ पर ये इंटरनेशनल लेवल पर भी आप लोगों को नजर आता है कि हाँ इस तरीके से आप लोगों को देखने को मिलेगा। बर्न कन्वेंशन है 1886 का, जो कि मॉडिफाइड किया गया यहाँ पर 1971 में। इसी के साथ में आप लोगों को देखने को मिलेगा यहाँ पर बेसिकली यूनिवर्सल कॉपीराइट कन्वेंशन है, ये 1951 का। रोम कन्वेंशन है 1961 का। एग्रीमेंट ऑन ट्रेड जो यहाँ पर रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट है, ये WTO का। ये सारे के सारे इसीलिए दुनिया के अंदर में लेकर आए गए ताकि लोगों के द्वारा किया गया कोई इनोवेटिव काम है उसको यार प्रोटेक्ट किया जा सके। अगर इनको प्रोटेक्ट नहीं करेंगे तो वही बात है कि सामने वाले ने मेहनत कर कोई प्रोडक्ट बनाया और दूसरा उसको कॉपी मारकर जरा सी देर में ले गया, तो इसका फायदा क्या हो गया मेहनत करने के लिए? इसने पूरी जिंदगी की जमा पूंजी उसके अंदर में लगा दी। इलोन मस्क ने एक मिसाइल बनाई, पूरी जी जान लगाकर, पूरा मेहनत लगाकर उसने एक सिस्टम बनाया, कोई इस तरीके की रीयूजेबल आप लोगों को व्हीकल कर रहे हैं, वो जरा सी देर में चाइना ने कॉपी मारकर अपने देश से बना दिया ले जाकर। तो ये क्या फायदा हो गया उसका? तो ये ऐसी चीजों से बचाने के लिए है बेसिकली, इसने बना रखा है उसी को उसकी जो चीज़ों का फायदा हो, क्योंकि अगर कल को बंद न पाता, बर्बाद हो जाता, तो इलोन मस्क जो है सड़क पर कटोरा लेकर घूमता हुआ नजर आता। ठीक है, क्योंकि इतनी सारी उसने उसमें अपनी जो जान हिम्मत डाल दी थी उसमें। तो ये इसी तरीके से आप लोग समझ सकते हैं। तो कॉपीराइट एक्ट 1957 का हमारे देश में भी कहीं ना कहीं ये इसी तरीके से आप लोग इसको समझ सकते हैं। तो फर्स्ट तो इंश्योर करता है कोई भी ऑथर, किसी ने किताब लिखी, कोई कंपोजर, कोई आर्टिस्ट, कोई डिजाइनर, उसने भाई साहब कोई क्रिएटिव इंसान है, क्रिएटिविटी दिखाकर अपनी क्रिएटिविटी सामने रखी, सामने वाले ने चोरी कर डाली, तो उसको रोकने का ये बड़ा ही आसान सा तरीका आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलता है ताकि पब्लिक में भी चीज़ों की ओरिजिनलिटी बनी रहे। सेकंड क्या है, एनकरेज करता है लोगों को कि फ्रीली आप लोग अपने आइडियाज़ को रखो, इन्फॉर्मेशन कन्वे करो, अपने वर्क को, चीज़ों को लेकर चलो। तो इसके अंदर में ये सारी चीज़ देखने को मिलती है। सेक्शन 2 जो है वो है सेक्शन 13 है, सेक्शन 14 है, इसके अंदर में अलग अलग जो कि डिफाइन करता है कि क्या क्या चीज़ें हैं। तो डील करता है वेरियस डेफिनेशन जो भी इसके अंदर में आते हैं, प्रोवाइड कराता है प्रोटेक्शन जो भी यहाँ पर लिटरेचर वगैरह, म्यूजिक वगैरह, उनसे रिलेटेड जो चीज़ें हैं। आज की डेट में अगर कोई भी जरा सा भी वीडियो किसी का इस्तेमाल हो जाता है यूट्यूब के ऊपर में, तुरंत कॉपीराइट स्ट्राइक उसके ऊपर आप लोगों को देखने को मिलने लगती है। तो इतने सटीक यहाँ पर ये आज के डेट में राइट बना रखे हैं ताकि कोई भी किसी की चीज़ों को कॉपी ना मार सके और ओरिजिनलिटी है वही बस यहाँ पर चल सके। इसी के साथ में यहाँ पर कॉपीराइट ओनर के बारे में बात की जाती है कि एक्सक्लूसिव राइट है उसके, उसने रिप्रोड्यूस करा है, वो सारी चीज़ें ट्रांसलेट कर रहा है, वो सब चीज़ें, तो उसी से पूछकर काम किया जाएगा। आप लोगों ने देखा होगा कई बार कई सारी किताबें ऐसी होती हैं जो दूसरी भाषा में होती है, उसको ट्रांसलेट करके कोई और बुकर प्राइज जीत कर चला जाता है, तो 50% मनी जो है उसको भी मिलती है जिस इंसान ने वो लिखी है। तो इसका मतलब उसको भी उस चीज़ की रॉयल्टी मिल रही है। और जब तक ये चीज़ें चलती रहेंगी तब तक चीज़ें सही पैटर्न में रहेंगी, वरना क्या होगा, वरना दिक्कत ये आने लगती है सबसे बड़ी कि ओरिजिनल वर्क बनना स्टार्ट हो जाएगा, सब कॉपी मारने अगर स्टार्ट करने लगेंगे, उसी में लगे रहेंगे, तो कभी ओरिजिनलिटी नहीं आएगी। ये बिल्कुल ऐसे होगा कि बॉलीवुड वाले मेहनत करने के लिए तैयार नहीं है, साउथ इंडिया की मूवी आई, उनको कॉपी मारा, अपनी मूवी बना दी और बस पैसे पीट कर चले गए। मेहनत कौन कर रहा है? मेहनत साउथ इंडिया वाले कर रहे हैं। देखा ना आप लोगों ने कितने शानदार तरीके से, कितनी रिसर्च करके वो मूवी बनाते हैं। और बॉलीवुड वाले क्या करते हैं, खी 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 करके उसमें डाल के अपनी मिर्च मसाला और पैसे पीट कर चले जाते हैं बेवकूफ़ बना के लोगों को। अब क्यों? रीज़न ये रहता है कि उनकी रीच नहीं है बेचारों की, साउथ इंडिया वालों की कई बार। हालांकि अब तो चीज़ें हो गई हैं, अब तो पैन इंडिया लेवल पर मूवी रिलीज हो रही है, पर पहले ऐसा नहीं था। ठीक है, तो ये आप लोग यहाँ पे समझ सकते हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है क्रिएटिव वर्क को बचाने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए इस तरह का कानून। टॉपिक अपने ही आप में इतना इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी ने 2017 में इस पर क्वेश्चन पूछा, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। इसी के साथ में यूपीएससी ने 2019 में भी इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो यहाँ से आप लोग टॉपिक की इंपॉर्टेंस लगा सकते हैं कि कितना इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है।
और इसी के साथ में अगर आप लोग बात करेंगे आंसर राइटिंग में 2014 के अंदर में क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं, बात की जा रही है इन ए ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट एज्यूम द सिग्निफिकेंस एंड आर ए सोर्स ऑफ ये लिटिगेशन एंड ब्रॉडली डिस्टिंग्विश्ड बिटवीन द टर्म्स ऑफ कॉपीराइट पेटेंट एंड द ट्रेड सीक्रेट्स। ठीक है, तो कहने का मतलब ये कि इस टॉपिक को आप लोग यहाँ से भी देख सकते हैं कि यूपीएससी ने इसको मेंस तक के अंदर में इंपॉर्टेंस दी है, क्योंकि जब इस तरीके की चीज़ें होती हैं तो कैसे उनको बचाया जाए, तो यहाँ से आप लोग समझ सकते हैं। जैसे बात की जा रही है नेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट पॉलिसी के बारे में बात की जा रही है, इसके रिलेटेड कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। तो बात क्या की जा रही है कि इंडिया का जो कमिटमेंट है दोहा डेवलपमेंट एजेंडा और जो ट्राइब्स एग्रीमेंट है, तो उसके थ्रू यहाँ पर चीज़ें जो हैं आप लोग की देखने को मिलती हैं, तो हम लोग उससे प्रतिबद्ध हैं, यानी कि उसमें हम लोग एक तरीके से बंधे हुए हैं, ये है। दूसरा डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन बोला जा रहा है कि नोडल एजेंसी है इस पर्टिकुलर चीज़ को रेगुलेट करने के लिए इंडिया के अंदर में। कौन सी स्टेटमेंट सही है, ओनली वन, ओनली टू, बोथ, या फिर नाइदर वन नो टू। सही आंसर क्या है आप लोगों को बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, बात की जा रही है इंडियन पेटेंट के बारे में बात की जा रही है कि यहाँ पर एक बायोलॉजिकल प्रोसीजर है क्रिएट करने के लिए सीड कैन बी पेटेंटेड इन इंडिया, यानी कि कोई अगर बीज हम लोग बनाते हैं तो उसको भी इंडिया के अंदर में पेटेंट किया जा सकता है। बात की जा रही है इंडिया के अंदर में देयर इज नो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी अपीलेट बोर्ड। नेक्स्ट बात की जा रही है प्लांट वेराइटी आर नॉट एलिजिबल टू बी द पेटेंटेड इन इंडिया। सही आंसर क्या है, 1 3 2 3 3 या फिर 1 2 3 बताइए। नेक्स्ट बात की जा रही है WIPO कॉपीराइट ट्रीटी और इसी के साथ में WIPO परफॉर्मेंस एंड जो यहाँ पर एक तरीके से जो हमारे देश के अंदर के बारे में नहीं बात कर रहे, आप लोग एक चीज़ यहाँ पर ध्यान रखने की कोशिश करिएगा, जब हम लोग बात करते हैं तो ये एक तरीके से इंटरनेशनल लेवल की बात की जा रही है। तो बात की जा रही है परफॉर्मेंस एंड इसी के साथ में फोनोग्राम ट्रीटी के बारे में, तो ये किस ईयर से आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिल रही है, 17, 18, 19 या फिर 20। तो क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को देना है। नेक्स्ट यहाँ पर आप लोगों के सामने एक और क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव क्या है कॉपीराइट एक्ट का कि एश्योर करे ऑथर कंपोजर इन सबको, ये बोला गया है। इसी के साथ में यहाँ पर एनकरेज करे कि फ्रीली आइडियाज जो हैं वो निकल कर सामने आए। आंसर क्या है, ओनली वन, ओनली टू, बोथ या फिर नन। आप लोग को आंसर बताना है। एक क्वेश्चन और बस, यहाँ पर बात की जा रही है परफॉर्मर राइट के बारे में। तो सेक्शन 38 जो इसका ये 1957 का ये परफॉर्मर राइट के बारे में बात करता है, और यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन भी एक स्टेट पीसीएस के अंदर में पूछा गया था। ठीक है, राइट जो है प्रोटेक्ट करता है राइट जो वर्क फॉर द 100 ईयर आफ्टर द परफॉर्मेंस। इसी के साथ में राइट कैन नॉट बी ट्रांसफर और सोल्ड थ्रू एन एग्रीमेंट, ये बात की जा रही है। प्रोडक्शन जो कैन नॉट बी बाय देम, तो ये एक तरीके से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, 1 2 2 3 1 3 या फिर ऑल ऑफ द अबोव। आप लोगों के हिसाब से क्या है आंसर, ये आप लोगों को बताना है। तो देखता हूँ कौन सा ही आंसर देता है, यहाँ पर एक एक कर देखते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर है सी, यानी कि दोनों की दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, तो कोई इशू ही नहीं है। कुछ और बेसिक चीज़ें बताई हैं इसके बारे में जो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं पीपीटी के अंदर में। 19 के यहाँ 19 में जो क्वेश्चन पूछा गया इसमें कौन सा आंसर आप लोगों को सही देखने को मिलेगा, तो सी आंसर सही है। ठीक है, यानी कि थर्ड आंसर यहाँ पर आप लोगों को सही देखने को मिलेगा कि प्लांट जो वेराइटीज़ हैं उनको आर नॉट एलिजिबल टू बी द पेटेंट इन इंडिया। बाकी दोनों की दोनों स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट यहाँ पर देखने को मिलेगी। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात करते हैं तो ये आंसर है यहाँ पर बी। तो आप लोग समझ सकते हैं 2018 में चीज़ें स्टार्ट की गई, यहाँ पर भी आप लोग देख सकते हैं 2018 में जुलाई में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या देखने को मिल रहा है, तो यहाँ पर याद रखिएगा कंफ्यूजन आना नहीं है, इनकरेक्ट की बात की जा रही है, तो आंसर डी हो गया। क्यों, क्योंकि दोनों के दोनों करेक्ट हैं। ठीक है, तो ये आप लोग याद रखते हैं। ये क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को देखने को मिलेगा सी, यानी कि 1 और 3। क्यों, क्योंकि ये वाला गलत हो गया, यहाँ पर 50 साल बोला था ना कि 100 साल। ठीक है, ये आप लोग देखोगे 50 साल बोला था, आफ्टर द परफॉर्मेंस उसको प्रोटेक्ट किया जाएगा, यहाँ पर 100 साल लिख दिया, और ये हो गया आप लोगों का आंसर राइटिंग का क्वेश्चन। तो टॉपिक को ऐसे तैयार करो, प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू हर तरीके से तैयार हो जाए, कोई पूछे भी तो यहाँ पर उसको भी आप लोग एक्सप्लेन कर सको, आप लोग के अंदर में कॉन्फिडेंस आए। तो कोई भी डाउट, कोई भी समस्या, कोई भी परेशानी हो तो बताना, उसको दूर किया जाएगा। कैसा लगा आर्टिकल जरूर बताना। कई बार मैं आप लोगों को एक बात बोलता हूँ, ये आर्टिकल बहुत प्यारा है, तो आर्टिकल प्यारा होता है, उससे इन्फॉर्मेशन मिलती है, समझ में आता है, पर बोला जाए ये आर्टिकल बहुत खतरनाक है तो कैसा लगेगा। तो ये आर्टिकल बहुत खतरनाक है क्योंकि बात करूँगा डिजास्टर मैनेजमेंट के बारे में, हिंदी में बोलते हैं आपदा प्रबंधन। जब कहीं ना कोई इस तरीके की घटनाएं घटती हैं कि हाँ कहीं पर बाढ़ आ गई, कहीं पर सुनामी आ गई, कहीं पर भूकंप आ गया। अभी सुना ना आप लोगों ने 2 जगह भूकंप आया, कौन कौन से देश में बताइए। तुर्की और सीरिया में आप लोगों ने देखा है क्या कंडीशन बनी वहाँ पर, मतलब हज़ारों लोगों की जान चली गई वहाँ पर।
तो वो नहीं कहते कि जिस पर बीतती है उसको समझ में आता है, बाकी तो सब कह देते कि हाँ यार ऐसा कुछ हुआ होगा। तो वही बात यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलती है। तो कई बार कुछ चीज़ें हैं कि हम लोग को तैयार रहना चाहिए कुछ चीज़ों के लिए, अगर ऐसा कुछ होता है तो कैसे हम लोग को चीज़ों को टैकल करना है। ऐसा ही एक है ये डिजास्टर वाला टॉपिक। यहाँ पर पीआईबी ने खुद यहाँ पर काफ़ी तसल्ली में इसको यहाँ पर कवर किया है। 5th इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन डिजास्टर रेजिलियंस इंफ्रास्ट्रक्चर, उसके बारे में बात की जा रही है। हमारा रेस्पॉन्स कैसा होना चाहिए उसके बारे में बात की जा रही है। हमको ढांचे कैसे बनाने चाहिए और कैसे चीज़ों को हम लोग को सुधारना चाहिए, मॉडर्न टेक्नोलॉजी कैसे यूज़ हो सकती है, ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जो कि अक्सर आप लोगों को न्यूज़ में देखने को मिलता है जब भी डिजास्टर की हम लोग बात करते हैं। ठीक है, टॉपिक जीएस पेपर 3 में डिजास्टर वाले बेसिकली पार्ट के अंदर में कनेक्ट करके देख सकते हैं। और न्यूज़ में क्यों है, हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर हैं मोदी साहब, उनके द्वारा 5वें नंबर की इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन डिजास्टर रेजिलियंस इंफ्रास्ट्रक्चर यानी कि ICDRI 2023 को अभी संबोधित किया। देखो यार, सबसे अगर आप लोग खुद सोच के भी देखो, जैसे आप लोगों ने कई बार सुना होगा उस एरिया में बाढ़ आ गई है। जब बाढ़ आती है तो लोगों को अपने घर बार छोड़कर, सारी चीज़ें छोड़ छाड़ कर दूसरी जगह पर जाना पड़ता है। और सोचो, इसकी गारंटी नहीं कि अब की बार ये तो अगली बार नहीं आएगी। तो इस तरीके से बहुत ही एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो जाती है कि इंसान, सोचो वहाँ पर हम लोग अक्सर बातें करते हैं कि वहाँ पर इतनी प्रॉपर्टी बर्बाद हो गई, ठीक है, वहाँ पर सड़कें बर्बाद हो गई, बिजली नहीं आई, खेती बर्बाद हो गई। पर लेकिन आप लोग सोचो उस एरिया में जो जीव जंतु रहते हैं उनकी क्या खस्ता हालत होती है। जो पेड़ पर चढ़ते हैं, उड़ते हैं, उनके बारे में तो एक बार को चलो ठीक है वो बच गए, पर लेकिन ज़मीन के ऊपर रहने वाले सारे जीव जंतु, उनकी कितनी ज़्यादा हालत ख़राब होती है जब उनकी डेथ होती है उस पर्टिकुलर एरिया में और वो गलने और सड़ने लगते हैं। तो उस एरिया में ये लगता है कि बीमारियों की महामारी भी आ सकती है। तो इसलिए ज़रूरी हो जाता है कि इन चीज़ों को इस तरीके से लेकर चलना ताकि उसको हम लोग थोड़ा सा कंट्रोल कर सकें। और ये हमारे देश की बात नहीं कर रहा हूँ मैं आप लोगों को, ये इंटरनेशनल लेवल पर आप लोगों को ये ऐसी चीज़ें इतने लार्ज स्केल पर देखने को मिलती हैं। तो ज़रूरी है कि हम लोग इन चीज़ों को सुधार कर चलें। तो क्वेश्चन सबसे पहले तो ये बन सकता है कि कौन से नंबर की है यहाँ पर ये, तो 5वें नंबर का अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आप लोगों को देखने को मिल रहा है जो कि मोदी साहब के द्वारा संबोधित किया गया। अभी मैंने बोला था ICDRI, इसका फुल फॉर्म क्या है, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन डिजास्टर रेजिलियंस इंफ्रास्ट्रक्चर। तो इंटरनेशनल लेवल पर ये कॉन्फ्रेंस है यहाँ पर ये, जो कि इन सब मुद्दों को यहाँ पर बेसिकली कैसे संभालना है उसके बारे में बात करती है। तो ये एक तरीके से एनुअल कॉन्फ्रेंस आप लोगों को देखने को मिलती है। लास्ट ईयर भी इसके बारे में मैंने डिस्कस किया था मई के महीने में। अगर आप लोग बेसिकली वीडियो फॉलो करते हैं तो ये आप लोगों को पता होगा। कुछ ऐसी ही PPT मैंने आप लोगों को यहाँ पर दिखाई थी मोदी जी की, जो उन्होंने वहाँ पर उसको जब संबोधित किया था। अभी यहाँ पर आप लोगों को एक साल बाद फिर लगभग ये देखने को मिल रहा है। जो मेंबर कंट्री हैं और ऑर्गेनाइजेशन है, जो इंस्टीट्यूशन है, वो कोशिश करते हैं कि कैसे ग्लोबल लेवल पर यार कोई ऐसी महामारी, कोई त्रासदी आती है तो उसको लेकर हम लोग चल सकते हैं। अगर बात करूँ 2018-19 में आप लोगों को देखने को मिली थी फर्स्ट और सेकंड, जो कि आप लोगों के सामने इंटरनेशनल वर्कशॉप थी डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर का, जो कि न्यू दिल्ली में देखने को मिली थी। तो इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाती है, कोई हमारे देश में हो रही है। 2021 जो है वो वर्चुअली होस्ट की गई। रीज़न आप लोगों को पता है, कोविड-19, किसी को टच करना भी मना था, ठीक है, डोंट टच मी। 2000 जो बेस, इसके बाद में जो फोर्थ हुई यहाँ पर ये एडिशन, ये इंपॉर्टेंट है जिसके बारे में मैंने बात की थी। क्यों? क्योंकि न्यू दिल्ली में देखने को मिली थी। तो इसके साथ में यहाँ पर ऑर्गेनाइज कराई गई थी पार्टनरशिप में यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की। हाइब्रिड मोड चल रहा था एक तरीके से। और CDRI जो है वो लॉन्च की गई थी प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब के द्वारा। ये जब 19th UN की क्लाइमेट जो समिट हुई थी उसके अंदर में, यानी कि कहीं ना कहीं दुनिया में इस तरीके की चीज़ों के ऊपर फोकस जाना चाहिए और हम लोग को इन प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालना चाहिए। इसकी नींव के पीछे हमारे देश का हाथ है। जैसे नहीं हम लोगों ने योगा डे जो है आज के डेट में दुनिया सेलिब्रेट करती है, बताइए किस डेट में योगा डे आज के डेट में सेलिब्रेट करते हैं? सीधा सा क्वेश्चन है। थीम बता सकते हैं आप लोग क्या इसकी जो लास्ट ईयर थी थीम? बात की जा रही है कोएलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलियंस इंफ्रास्ट्रक्चर। सबसे बड़ी बात ये होती है, अभी जैसे तुर्की और सीरिया के अंदर में अर्थक्वेक यानी कि भूकंप देखने को मिला, तो इंडिया ने वहाँ पर बहुत सारी हेल्प भेजी और इवन एक इनिशिएटिव स्टार्ट किया गया। उस इनिशिएटिव का नाम D से था। बताइए, देखता हूँ कौन बताता है। तो कुछ था दोस्त पोस्त दोस्ती वोस्ती था, कुछ ऐसा कुछ करके। तो ये क्या होता है? ये होता है कि मिलजुल कर काम करना। एक गाना है, साथी हाथ बटाना, एक अकेला थक जाएगा मिलकर बोझ उठाना। यही रीज़न आप लोगों को देखने को मिलता है हमारे देश के अंदर में जो आर्मी है
उसके अंदर में आप लोगों को ये यूनिटी देखने को मिलती है। ये चीज़ें सिखाई जाती है कि कैसे संगठन में आप लोगों को काम करना है। तो इसकी वजह से डिजास्टर भी एक ऐसी चीज़ है इसके साथ में मिलजुल कर हम लोग इसको रोक सकते हैं। तो पार्टनरशिप की जाती है ग्लोबल लेवल पर कि कैसे इसको हम लोग को टैकल करना है। तो ये आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं। लॉन्च किया गया था 2019 में यूएन जो यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट एक्शन समिट है न्यूयॉर्क के अंदर में, CDRI, ये इंडिया के अंदर में जो सेकेंड मेजर जो इनिशिएटिव है इंटरनेशनल सोलर अलायंस के बाद में, क्योंकि हम लोग जो है आज के डेट में इंटरनेशनल पटल पर हमारे भाई नाम लिया जाता है, तो ये काफ़ी बड़ी बात है। CDRI जो है इसका सेक्रेटरीट आप लोगों को न्यू दिल्ली में देखने को मिलेगा। 31 कंट्रीज, 6 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन और 2 प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन इसके अंदर देखने को मिलती है। CDI एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर ग्लोबल लीडर जो हैं आकर बातें करते हैं कैसे डिजास्टर को रोकना है, और कहीं ना कहीं दूसरों के साथ में कनेक्टिविटी बनाने का ये एक सॉफ्ट तरीका है। सॉफ्ट मतलब मुलायम, ठीक है, मतलब कि लड़ बढ़कर नहीं, शांति में कैसे हम लोग चीज़ों को देख सकते हैं। तो याद रखिएगा यहाँ पर इनिशिएटिव क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर रेजिलियंस आइलैंड स्टेट। ये काफ़ी बड़ी बात थी कि जो भी आइलैंड है उनके ऊपर फोकस देना, छोटे छोटे आइलैंड है उनको कैसे डेवलप कर सकते हैं उसके ऊपर फोकस किया गया। इंफ्रास्ट्रक्चर, इसी के साथ में यहाँ पर एक्सेलेरेटर फंड की बात की गई। तो ये एक तरीके की सपोर्ट है बहुत यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम और यूनाइटेड नेशन ऑफिस फॉर डिजास्टर रिस्क जो रिडक्शन है, यानी कि पूरा फोकस ये कि कैसे डिजास्टर को बेसिकली कंट्रोल करना है और कैसे इससे मिलकर काम करना है, और इवन छोटे छोटे जो आइलैंड हैं, जो द्वीप हैं, उनको भी कैसे सही डायरेक्शन में लेकर चलना है। अभी मैं आप लोगों को बात बता दूं, ऐसा नहीं है फर्स्ट टाइम हो रहा है डिजास्टर के बारे में, क्योंकि जब लगा दुनिया में कि यार ये चीज़ें रुकने वाली नहीं है, ऐसे ही चलती रहेंगी। तो सबसे पहले यहाँ पर बात करते हैं 1989 की, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पर 1989 की बात की जा रही है, ठीक है। तो ये आप लोग याद रखिएगा, इंटरनेशनल डेकेड फॉर नेशनल डिजास्टर रिडक्शन की बात की गई थी जब सबसे पहले ये बनाया गया था। इसके बाद में 1994 की बात की गई। तो यहाँ पर योकोहामा स्ट्रेटजी या प्लान ऑफ एक्शन आप लोग यहाँ पर बोल सकते हो, ये सामने निकल कर आया 1999 में। अगर मोटे मोटे तौर पर देखोगे तो 5-5 साल का लगभग गैप आप लोगों को देखने को मिलता है कई बार। तो यहाँ पर इंटरनेशनल स्ट्रेटजी फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन आप लोगों को देखने को मिला। 2005 में यहाँ पर आप लोगों को ह्योगो फ्रेमवर्क देखने को मिला, और प्रेजेंट टाइम पर चल रहा है सेंडाई फ्रेमवर्क। तो याद रखिएगा 2015 से लेके 2030 तक का टारगेट है सेंडाई फ्रेमवर्क का, ताकि सिचुएशन को ढंग से हैंडल किया जा सके, डिजास्टर से रिलेटेड जो भी इशू हैं उनको टैकल किया जा सके। तो ये इनके डिजास्टर के ऊपर आज से नहीं, पहले से ही काम चलते हुए यहाँ पर आ रहे हैं। फिलहाल सेंडाई चल रहे हैं, और ये सारे जो नाम है योकोहामा, ह्योगो, सेंडाई किस देश के हैं, इनको जाकर सर्च करना तो आप लोग समझ पाओगे कि वो देश इतनी आपदा में रहते रहते भी इतनी जल्दी जो है अपने आप को रिकवर कैसे कर लेता है। जापान की बात कर रहा हूँ। जापान एक ऐसा देश है जो कि ऐसी जगह पर है भाई साहब, आप लोगों ने रिंग ऑफ फायर का नाम सुना है? रिंग ऑफ फायर का तो नाम आप लोगों ने सुना होगा। रिंग ऑफ फायर के ऊपर भी एक ऐसा पॉइंट आप लोगों को देखने को मिलेगा जहां पर सबसे ज्यादा अर्थक्वेक, भूकंप आते हैं। उस पॉइंट पर बैठा हुआ है आज की डेट में जापान। तो इस जापान को अपने आप को प्रोटेक्ट करना काफ़ी ज़्यादा जरूरी है। तो इसलिए उनकी नेचर में ही ऐसी चीज़ें आ गई है कि कभी भी ऐसा आए तो फटाफट चीज़ों को संभाल कर, सुधार कर आगे बढ़ना है। सेंडाई फ्रेमवर्क में कई सारी चीज़ें कि जैसे कि ग्लोबल आउटकम, इसी के साथ में क्या क्या गोल है, क्या क्या टारगेट है, इंटरनेशनल कोऑपरेशन की बात की जा रही है, रोल किस किस का क्या क्या है, ये सारी बातें इसके अंदर समझाने की कोशिश की जाती है ताकि जो भी प्रॉब्लम है उनका सोल्यूशन निकाला जा सके डिजास्टर से रिलेटेड। इसी के साथ में सेंडाई फ्रेमवर्क फॉर डिजास्टर के बारे में, ये रिड्यूस द ग्लोबल डिजास्टर मोर्टेलिटी, लोगों की जान जाती है उसको कम करना है, रिड्यूस करना है कि कितने लोग इफेक्ट हुए हैं, रिड्यूस करना है इनडायरेक्ट जो इकोनॉमिक लॉस होता है, और रिड्यूस करना है जो भी क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे कि एयरपोर्ट वगैरह, ठीक है, रेलवे ट्रैक वगैरह, ये सारी चीज़ें जो हैं ये बर्बाद हो रही हैं, तो उसके ऊपर भी हम लोगों को काम करना है। तो काफ़ी ज़्यादा जरूरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हो जाती है आप लोगों के लिए जब डिजास्टर मैनेजमेंट के बारे में हम लोग बात करते हैं, ठीक है। तो आई होप कि आप लोगों के माइंड में इसको लेकर क्लैरिटी आई होगी। ये ऐसे टॉपिक होते हैं जिसको आप लोग जरूर याद रखिए। और डिजास्टर एक ऐसा टॉपिक है जो आंसर राइटिंग में भी काफ़ी बार इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि डिजास्टर आर नॉट एन एक्ट ऑफ गॉड अलोन, यानी कि ठीक है भाई साहब अर्थक्वेक आ गया, वो सब चीज़ें सही है, पर लेकिन इट ऑल्सो डिटरमाइंड बाय द ह्यूमन इंटरवेंशन, यानी कि इंसानों की बदतमीजी और उसकी हरकतें भी यहाँ पर ये बेसिकली निर्धारित करती है कि आपदा कैसी होगी या कब आएगी। जैसे लैंडस्लाइड वगैरह जो हरकतें सारी देखने को मिल रही हैं, ये हमारे द्वारा की गई कुकर्तियाँ हैं जो हमारे सामने आ रही हैं। इंपॉर्टेंट इतना है टॉपिक कि 2016 में यूपीएससी ने भी इसके ऊपर क्वेश्चन पूछ डाला। यूपीएससी ने बोला कि हम भी देखते हैं भाई साहब टॉपिक के अंदर कितनी जान है। तो यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू द कॉम्बैक्ट डेजर्टिफिकेशन की बात की गई यहाँ पर
कि इसको चलते हैं यहाँ पर। इंटरेस्टिंग चीज़ देखो यहाँ पर, जब देखिए यहाँ पर तो आप लोगों को इंग्लिश में देखने को मिल रहा है, यहाँ पर हिंदी और इंग्लिश में भी देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर यूपीएससी कोशिश करती है कि कम से कम क्वेश्चन पेपर आप लोगों को ढंग से समझ में आना चाहिए, इतना एक पैटर्न में रखने की कोशिश की जाती है। बोला गया कि एम है कि कैसे प्रमोट करना है इफेक्टिव इनोवेशन और नेशनल प्रोग्राम सपोर्टिव, एक तरीके से नेशनल पार्टनरशिप की बात यहाँ पर की गई। नेक्स्ट यहाँ पर बोला गया इसी के बारे में कि यहाँ पर ये एक स्पेशल पर्टिकुलर फोकस है ऑन द साउथ एशिया और नॉर्थ अफ्रीका, जिसकी वजह से सेक्रेटरीट फैसिलिटेट करता है एलोकेट करने के लिए मेजर पोर्शन ऑफ द फाइनेंशियल रिसोर्सेज इन दिस रीजन, यानी कि यहाँ पर फोकस रहता है। ऐसा कुछ है क्या? ये कमिटमेंट के बारे में बात की जा रही है कि बॉटम अप अप्रोच लेकर चलते हैं, पर्टिकुलर इस लोकल लोगों को किस तरीके से चीज़ों को लेकर चलना है ताकि डिजर्टिफिकेशन को कॉम्बैट किया जा सके। मरुस्थलीकरण जो हो रहा है ना, जमीन खराब हो रही है, उसको कैसे सुधारा जाए। तो आंसर ए, बी, सी या फिर डी। ए में 1, बी में 2, 3, सी में 1, 3, डी में ऑल ऑफ द अबव। तो आंसर क्या हो गया? आंसर हो गया यहाँ पर सी। ठीक है, ये वाली स्टेटमेंट गलत है, पर्टिकुलर रीजन के बारे में जो यहाँ पर बात की जा रही है। ठीक है, तो इसको आप लोग समझ सकते हैं क्योंकि इंटरनेशनल लेवल पर यहाँ पर सब जगह आप लोगों को ये चीज़ें देखने को मिलती हैं। आगे बात करते हैं योकोहामा स्ट्रेटजी, ह्योगो फ्रेमवर्क और सेंडाई फ्रेमवर्क। तो करेक्ट कौन सा है यहाँ पर अगर बात करें डिजास्टर मैनेजमेंट के बारे में? 1, 2, 2, 3, 1, 3 या फिर ऑल ऑफ द अबो। तो याद रखिएगा यहाँ पर आंसर क्या हो गया? आंसर हो गया डी, ऑल ऑफ द अबो। ठीक है, क्योंकि सारे मैंने आप लोगों से डिस्कस किया अभी बहुत ही तसल्ली में, तो कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। आगे चलते हैं यहाँ पर कोएलिशन फॉर डिजास्टर, जो एक तरीके से रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में बात की जा रही है। तो एम है इंक्रीज करने के लिए एक तरीके से ढांचा, क्लाइमेट, डिजास्टर, ये सब चीज़ें लॉन्च किया गया 2019 में यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट एक्शन पेरिस के अंदर में, और ये प्रोवाइड कराता है इंडिया को इमर्ज करने के लिए ग्लोबल लीडर क्लाइमेट एक्शन और डिजास्टर रेजिलियंस के अंदर में। सही आंसर क्या है? 1, 2, 2, 3, 1, 3 या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो सही आंसर आप लोगों को सी देखने को मिलेगा। सी क्यों देखने को मिलेगा? कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पर गलत हो गई? सेकंड स्टेटमेंट में लिखा हुआ है पेरिस, जबकि न्यूयॉर्क है यहाँ पर। ठीक है, तो ये समझ सकते हैं। इंपॉर्टेंट था, क्वेश्चन भी मैंने बता दिया, आंसर राइटिंग भी बता दिया, प्रीलिम्स के क्वेश्चन भी बता दिए, और ये सारे के सारे जो फ्रेमवर्क है इनको इंक्रीजिंग या फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर में भी लगाने के लिए आता है कई बार। तो अगर माइंड में थोड़ी सी क्लैरिटी रहेगी तो अच्छे से आप लोग आंसर भी कर पाओगे। ठीक है, तो बेसिक इन्फॉर्मेशन है, अगर कोई डाउट हो तो बताना, उसको दूर किया जाएगा। दोस्तों ये टॉपिक बिल्कुल ऐसे ही है, सच सैया के दोहरे जो नाविक के तीर, देखन में छोटे लगत घाव करत गंभीर। तो बिल्कुल उसी पैटर्न में छोटा सा टॉपिक है पर लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में क्वेश्चन जो है बिल्कुल टपका मिलेगा। बात की जा रही है किसके बारे में? यूएन स्टैटिकल कमीशन के बारे में। क्यों है न्यूज़ में? क्योंकि इंडिया बन गया है बेसिकली यहाँ पर मेंबर। ठीक है, तो पूछा जा सकता है आप लोगों से यहाँ पर कि अभी रिसेंटली यूएन स्टैटिकल कमीशन के 4 ईयर प्रोग्राम के अंदर में, जो कि 1 जनवरी से स्टार्ट होता हुआ नजर आएगा, तो इंडिया जो है वो यहाँ पर इलेक्ट हो चुका है। तो यहाँ पर ये एक यूएन का पार्ट है, यहाँ पर यूएन यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल का, जिसके तहत यहाँ पर यूएन स्टैटिकल कमीशन आप लोग यहाँ पर बोलते हैं। और इंटरेस्टिंग चीज़ क्या है, हमारा देश आज़ाद हुआ 1947 में, ये भी उसी टाइम पर पैदा हुआ, यानी कि ये बॉडी बनाई गई, और ये हाईएस्ट बॉडी है ग्लोबल स्टैटिकल सिस्टम की, जो कि चीफ स्टैटिस्टिशियन होते हैं। जैसे कि आप लोगों को पता है हमारे देश के अंदर में महाबलनुबीज का नाम आप लोगों ने सुना होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी थे, उनसे रिलेटेड एक डे भी हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। बताइए, और कौन से 5 ईयर प्लान जो है वो बताते हैं कि उसमें उनका बहुत बड़ा योगदान रहा। हमारे देश में जो 5 ईयर प्लान हुआ करते थे ना, तो उसके बारे में आप लोगों को बताना है। ये क्वेश्चन बड़ी रिपीटेडली आज की डेट में पूछा जाता है वनडे टाइप के एग्जाम में, तो इसको आप लोग जरूर बताएगा। ठीक है, तो हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग है इंटरनेशनल स्टैटिकल जब एक्टिविटीज़ के बारे में हम लोग बात करते हैं, और इसी के थ्रू हम लोग बहुत सारी चीज़ें इंप्लीमेंट करते हैं नेशनल लेवल पर, इंटरनेशनल लेवल पर। ये भी आप लोग याद रखिएगा। कमीशन जो है 24 मेंबर है, इसके अंदर में 5 मेंबर जो हैं वो अफ्रीका से हैं, 4 मेंबर आप लोगों को एशिया और पैसिफिक से देखने को मिलते हैं, ईस्टर्न यूरोप से 4 मेंबर हैं, 4 आप लोगों को लैटिन अमेरिका से और कैरेबियन एरिया से देखने को मिलेंगे, 7 मेंबर आप लोगों को वेस्टर्न यूरोपियन और अदर एरिया से देखने को मिलेंगे। यूनाइटेड नेशन के द्वारा इलेक्ट किया गया यहाँ पर ECOSO ऑन द बेसिस ऑफ इक्वल ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन के बेस पर यहाँ पर बनाया जाता है। तो ये आप लोग याद रखिएगा, ये 6th ऑर्गन है यूनाइटेड नेशन का। ये भी एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बनता है। ठीक है, तो काफी बेसिक सी चीज है यार, क्वेश्चन पूछा जाए तो कंफ्यूज आना नहीं है। ओके, ये भी एक इंटरेस्टिंग प्यारी और इंपॉर्टेंट न्यूज है। श्री सर्बानंद सोनोवाल जी के द्वारा यहाँ पर लॉन्च किया गया सागर सेतु मोबाइल ऐप। ये सागर सेतु ऑफ द नेशनल लॉजिस्टिक पोर्टल मैरीन के बारे में आप लोगों को पता है, उसी से रिलेटेड आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा।
तो यूनाइटेड जो मिनिस्टर जो यहाँ पर यूनियन मिनिस्टर हैं जिनका नाम है सर्बानंद सोनोवाल साहब, उनके द्वारा सागर सेतु, तो सागर सेतु क्या है आप लोग समुद्र से रिलेटेड यहाँ पर देख सकते हैं। तो नेशनल लॉजिस्टिक पोर्टल के बारे में बात की जा रही है। ये इंश्योर करेगा, देखिए आज की डेट में ना जैसे आप लोग ट्रैफिक देखने को मिलते हैं सड़कों पर, ऐसे ही ट्रैफिक जो है समुद्र के अंदर पोर्ट के ऊपर लगे रहते हैं। सामान उतारना, सामान भरना, लाना ले जाना, वही लंबी लंबी कतारें आप लोगों को कई बार देखने को मिलती हैं। तो इसके चलते अगर अप्रूवल की बात करें तो कई बार अप्रूवल भी नहीं मिलता है, तो यहाँ पर जल्दी जल्दी अप्रूवल मिले उसको मॉनिटर किया जाए। तो इसके चलते एप्लीकेशन है नेशनल लॉजिस्टिक जो पोर्टल मैरीटाइम है, ये नेशनल मैरीटाइम सिंगल विंडो के बारे में बात करता है। और इसी के साथ में ये किस तरीके से चीज़ों को हम लोग लेकर चल सकते हैं, एक्सपोर्ट कर सकते हैं, इंप्रूव कर सकते हैं, सर्विस प्रोवाइड करा सकते हैं, उन सब चीज़ों को भी ध्यान में रखता हुआ चलता है। ठीक है, तो नेशनल जो लॉजिस्टिक पोर्टल है ये एक विजन है कहीं ना कहीं, जो कि खासकर गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, गवर्नमेंट टू बिजनेस और बिजनेस टू बिजनेस मॉडल को तैयार करने का, ताकि देश के अंदर में अच्छे से हम लोग इस पर्टिकुलर इन्वायरमेंट को ढंग से इंप्लीमेंट कर सकें। ठीक है, तो ये बेसिक चीज़ें हैं, अगर पूछा जाए तो याद रख लीजिएगा, वरना तो कोई बात ही नहीं है क्या। गाना सुना है, झूठ बोले कौवा काटे काले कौवे से डरियो, कोविड-19 की दवाई नहीं लगाई तो वायरस चढ़ जाएगा भैया। ठीक है कोविड-19 के केसेस फिर से बढ़ने लगे हैं, मजाक कर रहा हूँ पर लेकिन मजाक की बात नहीं है। अपने आप को आप लोगों को प्रोटेक्ट करना आप लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि अभी रिसेंटली काफ़ी सारे केस देश के अंदर में देखने को मिले, लगभग 6000 के करीब। तो ये फिर से अगर चीज़ें बढ़ती हैं तो सिचुएशन ख़राब होती है, तो हम लोगों को चीज़ों को लेकर थोड़ा सा जागरूक रहना चाहिए। कम से कम एटलीस्ट अपने मास्क लगाओ, घर से अपना एटलीस्ट सैनिटाइजर वगैरह आप लोग रखो, चीज़ें ढंग से लेके चलो। ठीक है, क्योंकि जो घर में बीमार आदमी या फिर बच्चे हैं उनके लिए तो बहुत ही खतरनाक चीज़ है ये। यूनियन होम मिनिस्ट्री के द्वारा रिकमेंड किया गया है, बेसिकली इन्वेस्टिगेशन बाय सीबीआई मैटर में, किसमें फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट अप्रूव किया गया है ऑक्सफैम इंटरनेशनल के द्वारा। तो ये एक एनजीओ है हमारे देश के अंदर में काफ़ी बड़ी, जो कि फूड, शेल्टर, एजुकेशन, इन सब चीज़ों के ऊपर फोकस देती है। फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट इतनी खतरनाक चीज़ है, अगर अच्छे से यूटिलाइज की जाए तो बेस्ट है, पर लेकिन इसको कई बार नेगेटिव तरीके से देखा जाता है। तो इसलिए हमारे देश के अंदर में बहुत बड़ी पकड़ इनके ऊपर की गई, बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर, ताकि सिचुएशन को कंट्रोल किया जा सके। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के बारे में यहाँ पर बात की जा रही है, ऑनलाइन रियल मनी गेमिंग के बारे में। तो ये काफ़ी रिस्क रहता है। सबसे घटिया चीज़ तो मुझे ये लगती है कि कई सारे लोग इनका प्रमोशन तक करते हैं, उनको ये नहीं दिख रहा है कि इसका प्रमोशन करने से कोई भी बच्चा आज के डेट में देख रहा है उसके पैसे जा सकते हैं, कोई भी किसी के भी चक्कर में पड़कर अपनी ज़िंदगी यहाँ पर बर्बाद कर सकता है। तो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के बारे में अगर बात करें तो क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जा सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो जहाँ पर यूज़र को रिस्क रहता है, मनी पे करता है, उसके बाद में चीज़ें खेलता है, तो ये कहीं ना कहीं एक तरीके से घटिया टेंडेंसी है कि इस तरीके की चीज़ों को प्रमोट करना। और ये सबसे बड़ी बात तो है, मुझे समझ में नहीं आता कि ये अवेलेबल कैसे हो जाते हैं, जब ऑलरेडी यहाँ पर इतनी सही कई सारी रिस्ट्रिक्शन लगा रखी है, तो ऐसे आते कहाँ से हैं। तो कुछ करना चाहिए। यूनियन कैबिनेट मिनिस्ट्री के द्वारा अप्रूव किया गया प्रोजेक्ट एडवांस ग्रेविटेशनल वेव डिटेक्टर। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा कहाँ पर, तो महाराष्ट्र, याद रखिएगा। ठीक है, कॉस्ट लगभग 2600 करोड़ रुपए यानी कि 2500 करोड़ रुपए है, और इसको कंप्लीट किया जाएगा 2030 में। अभी स्टार्ट किया गया है, तो आगे कई सारे एग्जाम आ सकते हैं, तो उसमें आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी से भी रिलेटेड आप लोगों को क्वेश्चन बन सकता है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्रौपदी मुर्मू जी हैं, उनके द्वारा गज उत्सव, ये एक इंटरेस्टिंग है, इसके ऊपर आप लोग को बेसिकली स्टार लगा लेना, बहुत बड़े बड़े आर्टिकल इसके ऊपर छपे थे। तो ये काजीरंगा नेशनल पार्क के अंदर आप लोगों को देखने को मिल रहा है, तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों से बन सकता है। ठीक है, हाथी बोलते हैं, गज को बोलते हैं हाथी। ठीक है, अच्छा, इससे रिलेटेड अभी एक डॉक्यूमेंट्री थी हाथी से रिलेटेड, उसको अभी हमारे देश के अंदर से एक प्राइज़ मिला था। ठीक है, तो वो आप लोगों को बताना है कौन सी डॉक्यूमेंट्री थी। ठीक है, सीज फायर एग्रीमेंट जो है वो 3 नागाज ग्रुप का पीरियड फर्दर 1 ईयर के लिए बेसिकली बढ़ गया है, तो ये अच्छी बात है। यहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश ये बेसिकली इसी के साथ में जो एक कंसिडर करिए लीगलाइज करने के लिए कैनबीज कल्टीवेशन फॉर नॉन जो रिक्रिएशनल पर्पज, यानी कि एक तरीके से ये जो कैनबीज होती है, भांग वगैरह होती है, ये दवाई की तरीके से भी कई बार इस्तेमाल किया जाता है। तो चीज़ों को इसलिए बंद कर देना क्योंकि यहाँ पर उसको ढंग से रेगुलेट नहीं किया जा रहा है, और उसकी वजह से बहुत सारी नेगेटिव चीज़ें सोसाइटी में देखने को मिलती हैं। तो इसको थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि कितने लेवल पर चीज़ों को अलाउ करना है। ठीक है, बाकी आसाम के अंदर में और जो भी बातें हैं वो आप लोग समझ ही सकते हैं, इसको लेकर कोई कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। ओके, एशियन डेवलपमेंट बैंक ने भी इंडिया की जो ग्रोथ है वो घटा दी है। ठीक है, 7.2 था, अभी 6.4 है। सब घटाते जा रहे हैं क्योंकि बहुत सारे ऐसे रीज़न हैं इंटरनेशनल लेवल पर जो कि इनको घटानी पड़ रही है। डायरेक्ट टैक्स जो कि आप लोग डायरेक्ट सरकार को पे करते हो, तो यहाँ पर ग्रोस डायरेक्ट टैक्स का जो कलेक्शन है यहाँ पर वो 20% ग्रोथ का है, तो अच्छी बात है, देश के अंदर में टैक्स अच्छा हो रहा है, तो सारी चीज़ें अच्छी चल रही हैं।
फ़ोन पे के द्वारा लॉन्च किया गया शॉपिंग ऐप जिसका नाम रखा गया पिन कोड, ठीक है। तो ओपन नेटवर्क फॉर द डिजिटल कॉमर्स की बात की जा रही है, तो ये एक प्लेटफॉर्म है जिसके थ्रू, इसी के साथ में फ्रीबीज बिलियनर 2023 लिस्ट, ये यहाँ पर बात की जा रही है अंबानी, ठीक है, उसके द्वारा रिचेस्ट जो अभी फिर से पोजीशन इंडिया के अंदर में रीगेन कर लिया, और अदानी साहब जो है 24 में पहुँचे हुए हैं आज की डेट में भी, ठीक है। तो ये इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं। तो ऊपर नीचे चीज़ चलती रहती है, पर लेकिन एट द एंड ऑफ द डे देश के हैं सारे के सारे लोग, ये अच्छी बात है। दोस्तों फिनलैंड के बारे में आप लोगों को पता ही है कि नेटो का पार्ट बन चुका है, यहाँ पर 31वां मेंबर नेटो का बन चुका है। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो इसका नाम है। यूक्रेन बेचारा अपने आप को बर्बाद कर बैठा नेटो का पार्ट बनने के चक्कर में, पर अब तक भी उसको अप्रूवल नहीं मिला है, पर लेकिन उधर जो है फिनलैंड जो है वो आसानी से जाकर बैठ गया। तो हरकतें ये रहती हैं कि ये चाहते नहीं कि लड़ाई यहाँ पर बंद हो, और सबसे ज़रूरी है कि इनका बिजनेस चलता रहे और काम बनता रहे। अपना काम बनता बाहर में जाए जनता, वो कंडीशन देखने को मिलेगी। तो ये क्वेश्चन बने तो याद रख सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया जो है उसके बारे में बात की जा रही है 5 आईज के बारे में। तो ऑस्ट्रेलिया बिकेम द लास्ट ऑफ द 5 आई सिक्योरिटी पार्टनर टू बैन द चाइनीज ओन जो शेयरिंग ऐप है टिकटॉक। देखिए 5 आई के अंदर में कौन कौन से देश आते हैं पहले तो आप लोग ये बताइए। जैसे यूएसए हो गया, यूके हो गया, कनाडा हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, और कौन है, 5 आई की बात की जा रही है, 5 आंखों की। तो ये एक इम्पोर्टेंट एक तरीके से इनिशिएटिव है जिसमें बेसिक पर्पज यहाँ पर इनका ये रहता है कि सिक्योरिटी इन्फॉर्मेशन को एक दूसरे के साथ में शेयर किया जाए ताकि कोई थ्रेट खतरा देखने को नहीं मिले। बांग्लादेश के जनरल इलेक्शन होने वाले हैं, पर लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के बिना, यानी कि बिना ईवीएम के। तो देखते हैं कितना अच्छा सोल्यूशन निकल पाता है, या फिर वहाँ पर प्रोटेस्ट होता है, कई बार ऐसी चीज़ों को लेकर प्रोटेस्ट होते हैं देश के अंदर में। तो देखते हैं। बहरीन के द्वारा लॉन्च किया गया गोल्डन लाइसेंस इनिशिएटिव अट्रैक्ट करने के लिए लार्ज स्केल पर इन्वेस्टमेंट है देश के अंदर में। तो गोल्डन जो लाइसेंस इनिशिएटिव है, तो आप लोगों से क्वेश्चन ही पूछा सकते हैं किस देश के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है, ठीक है, बेसिक बट इंपॉर्टेंट। बाकी इंटरेस्टिंग न्यूज़ यहाँ पर बांग्लादेश ने डिफीट कर दिया आयरलैंड को बाय 7 विकेट, और यहाँ पर ये सीरीज जो है वो जीत ली है। बांग्लादेश आजकल छाया हुआ है भाई साहब। अभी यूके को पीटा था उसने, कौन से गेम में बताइए। स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा खेलो इंडिया गेम का सर्टिफिकेट विद डिजी लॉकर के साथ में दिया जा रहा है। डिजी लॉकर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जहां पर आप लोग अपना बहुत सारा अपना सामान रख सकते हैं ऑनलाइन बिना खींचे ताने इधर ले जाने के, ठीक है। तो एक अच्छा इनिशिएटिव मुझे तो लगता है, कहीं ना कहीं आप लोग बोल सकते हैं अगर आप लोगों ने किसी ने इसको इस्तेमाल किया तो बताना जरूर कि कैसा लगता है, ठीक है। मतलब क्या दिक्कत तो नहीं आती है कोई, तो इसका एक्सपीरियंस आप लोग अपना शेयर कर सकते हैं, ओके। अभी क्या करेंगे, अभी हम लोग आगे बढ़ेंगे और यहाँ पर हम लोग बात करेंगे कौन बनेगा छोटू करोड़पति के बारे में। तो बात की जा रही है किसके बारे में, बात की जा रही है प्रोब 3 मिशन के बारे में। तो प्रोब 3 मिशन विल लॉन्च बेसिकली अब कहाँ से, यहाँ से एक तरीके से आप लोगों को देखने को मिलेगा इसरो के PSLV से, जो कि किसके साथ में, जो कि यहाँ पर विच स्पेस एजेंसी के द्वारा यहाँ पर ये एक तरीके से लाया जा रहा है। तो ये मिशन के बारे में ये है RFSA, NASA, ESA या CNSA। सही आंसर बताइए। अलग अलग देश की एजेंसी है, ये पता भी होना चाहिए आप लोगों को। नेक्स्ट बात की जा रही है यहाँ पर कॉर्पोरेट डेट मार्केट डेवलपमेंट फंड के बारे में। तो IMF, RBI या फिर सेबी या फिर ADB। तो सही आंसर क्या है, आगे चलते हैं। नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी इज़ ए फेमस पॉलिटिकल पार्टी बेस्ड इन विच कंट्री। ये म्यांमार, चाइना, UK या फिर कनाडा। अभी बात करेंगे आखिर न्यूज़ में क्यों है, तो आप लोग समझ पाएंगे। सारी मेहनत बेकार होगी बेचारों की, ठीक है। नेक्स्ट बात की जा रही है यहाँ पर लिंक्स यू। ये सिस्टम जो है ये एक इंडिजिनस डेवलप किया गया नेवल गन फायर जो कंट्रोल सिस्टम है, मैन्युफैक्चर किया गया कौन से इंस्टीट्यूशन के द्वारा। नेक्स्ट बात की जा रही है BEL, BDL, BEL या फिर यहाँ पर MTAR। तो सही आंसर क्या है ये बताना है। क्वेश्चन आप लोगों के सामने CSET का, इसको अटेम्प्ट करो फिर बताया जाता है, ठीक है। आंसर क्या है, आंसर है यहाँ पर बेसिकली C। तो बेसिक कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए कल को अगर क्वेश्चन बने तो, ठीक है। तो कई बार क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं आप लोगों से, ओके। अभी आंसर देखते हैं, फिर इसके बाद में कुछ और चीज़ें देखेंगे। जैसे कि पहला क्वेश्चन है यहाँ पर बात किसके बारे में क्या बात की जा रही है यहाँ पर, बेसिकली ये है प्रोबा। तो प्रोबा 3 मिशन है यहाँ पर, ये हमारे देश के द्वारा लॉन्च के, बेसिकली जो प्रोबा मिशन है यहाँ पर ये लॉन्च किया जा रहा है इसरो के द्वारा, ठीक है। तो इसरो PSLV, तो ये किससे रिलेटेड है यहाँ पर, तो यूरोपियन स्पेस एजेंसी से है। तो ये आप लोग याद रखिएगा। तो यहाँ पर 2024 में लॉन्च किया जाएगा, ठीक है। तो बेसिक चीज़ें हैं। आगे बात करते हैं यहाँ पर इस टैक्स के बारे में। तो मैंने कुछ तो बेसिक चीज़ें आप लोगों को बताई दी थी। तो यहाँ पर कौन है, यहाँ पर ये SEBI, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ये सब चीज़ों को यहाँ पर मैनेज करके चलती है, ठीक है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर ज़रूरी है कि चीज़ें इस तरीके से चलती रहें, ओके। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी, ये एक पॉलिटिकल पार्टी है म्यांमार की, और म्यांमार की जो जुंटा है, जुंटा मतलब जो एक तरीके से मिलिट्री को बुलाता है, उसने यहाँ पर अभी इसका अस्तित्व खत्म कर दिया, ठीक है, जिसकी वजह से ये न्यूज़ में था। नेक्स्ट यहाँ पर बात की जा रही है लिंक्स यू।
तो यहाँ पर ये एक सिस्टम जो है यहाँ पर इंडिजिनस है, डेवलप किया गया है नेवल जो गन फायर जो कंट्रोल है सिस्टम मैन्युफैक्चर बाय द जो विच इंस्टीट्यूशन। तो यहाँ पर कौन सा इंस्टीट्यूशन है इसके द्वारा यहाँ पर मैन्युफैक्चर किया गया, तो याद रखिएगा BEL, ठीक है। तो डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों से बन सकता है। इसी के साथ में ये सीसेट का क्वेश्चन आप लोगों से पूछता है, इसका आंसर अगर देखोगे तो यहाँ पर ये 8 और 9 दे रखा है, ठीक है। तो बेसिक इन्फॉर्मेशन है, कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात की जा रही है सुंदरवन किसके बारे में, वेटलैंड के बारे में। तो सुंदरवन वेटलैंड के बारे में कोई क्वेश्चन पूछे तो याद रखिएगा सुंदरवन वेटलैंड जो है वो इंडिया के द्वारा एक तरीके से वेटलैंड इंडिया वाज रिकॉग्नाइज द वेटलैंड ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस अंडर द रामसर कन्वेंशन 2019। बे ऑफ बंगाल के अंदर में अगर बात करें यहाँ पर एक काफ़ी बड़ा डेल्टा है, वर्ल्ड लार्जेस्ट डेल्टा इसको बोलते हैं यहाँ पर, जो कि मेघना रिवर के ऊपर यहाँ पर बनता है, और वर्ल्ड लार्जेस्ट मैंग्रोव्स यानी कि दलदली फॉरेस्ट भी आप लोगों को देखने को मिलते हैं। सुंदरवन टाइगर रिजर्व 1973 में यहाँ पर देखने को मिला, और सुंदरवन नेशनल पार्क स्टैब्लिश किया गया 1984 में। यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट के तहत भी यहाँ पर रिकॉग्नाइज किया जाता है। बायोस्फीयर रिजर्व ये यूनेस्को का पार्ट है 2001 से, ठीक है। तो बेसिक चीज़ें हैं, क्वेश्चन आप लोगों से बन सकता है। और यहाँ पर ये पर्टिकुलर एरिया हो गया, अगर पूछा जाए तो मैं बेस्ट लोकेशन भी आप लोगों से बन सकती है, ठीक है। तो ये है बेसिक चीज़ें, याद रखिएगा, कल को क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए आप लोगों का, ओके। बाकी और कई सारी रामसर साइट है, अगर कन्फ्यूज़न नहीं है तो इनको देखिएगा, दूर किया जाएगा कन्फ्यूज़न। दोस्तों अब हम लोग यहाँ पर बात करेंगे वोकेबलरी के बारे में। कुछ अलग से शब्द आप लोगों को जानने को मिलेंगे, पर ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि यहाँ पर क्या पढ़ाया जाता है, इंपॉर्टेंट ये है कि कितना आप लोगों को याद रहता है। और वो कैसे रहेगा, जब चीज़ों को रिवीजन करेंगे आप लोग यहाँ पर, वरना डेली एक लेक्चर आता है, 365 दिन में 365 लेक्चर आएंगे और फिर गायब हो जाएंगे आप लोग अगर ढंग से चीज़ों को लेकर नहीं चलेंगे, ठीक है। तो इसलिए ज़रूरी है कि रिवीजन करना, तो वीकेंड में बैठकर एक बार चीज़ों का रिवीजन कर लिया करो जो भी आप लोगों ने पढ़ाई की है, ताकि लंबे समय तक चीज़ों को याद रख सको, ठीक है। तो एक एक शब्द है, इनके ऊपर सेंटेंस फॉर्म करते हुए जरूर चलना। पहला शब्द है यहाँ पर सिंटेंसिस, ये है उपदेशात्मक। कई बार नहीं कहते कि यार क्या उपदेश दे रहा है, नैतिक ज्ञान देने वाला इंसान भी कई बार आप लोग बोलते हैं, और कई बार तो मम्मी पापा कुछ बताते हैं आप लोग वो भी उपदेश लगने लगते हैं। यार जो भी इंसान आप लोगों के साथ में कुछ चीज़ें शेयर कर रहा है ना, उस इंसान का एक्सपीरियंस है, ले लो, बहुत ही कॉस्टली है, क्योंकि उस इंसान ने वो चीज़ें झेली हैं, उसके बाद में आप लोगों को एक्सपीरियंस मिल रहा है। और अगर एक तरीके से ये कोई एक तरीके से ना इंसान जब कोई बातें बताता है और लोग उसको सुन रहे हैं बहुत सारे, तो इसका मतलब कुछ उसके अंदर होगा भी, पर लेकिन ऐसा नहीं कि आंख बंद करके ही सुनना है, परख भी लिया करते हैं कि क्या सही है और क्या गलत है, वो चीज़ देखना, ठीक है। कई बार इच्छा होती है ज़िंदगी में कि कुछ ऐसा कर जाएं कि जाने के बाद भी लोग याद रखें, हैं इच्छा करना किसी चीज़ को लेकर, तो यहाँ पर यह है डेजिडरेट, ठीक है। तो किसी चीज़ को लेकर इच्छा करना, या फिर कई बार आप लोग किसी चीज़ की अनुपस्थिति फील करते हैं कि हाँ यार ये चीज़ होनी चाहिए थी, तो किसकी इच्छा क्या करते हैं, है नहीं कि आप लोगों ने पूछा, एक तरीके से डायलॉग सुना होगा कि तमन्ना ने ज़िंदगी के आंचल में सर रख कर पूछा कि मैं पूरी हो कब होंगी, तो ज़िंदगी ने मुस्कुराते हुए कहा जो पूरी हो जाए वो तमन्ना ही क्या, ठीक है। तो इच्छा तमन्ना काइंड ऑफ आप लोग बोल सकते हैं। तो ये शब्द है एक तरीके से जो आप लोग याद रख सकते हैं। किसी चीज़ को लेकर आपत्ति जताना, यार ये नहीं होना चाहिए। जैसे मुझे कई बार लगता है कि जैसे कमेंट बॉक्स के अंदर में अगर कोई यहाँ पर लड़की आंसर दे रही है, तो कई बार अलग अलग आईडी से उनके नीचे कोई नेगेटिव कमेंट किए आते हैं, आती सबसे पहले कई बार आई लव यू लिख रहे हैं, फालतू की चीज़ें, ठीक है। तो एक तरीके से आई लव यू फालतू का नहीं है, पर लेकिन ऐसे ही रैंडमली किसी के नीचे भी जाकर लिख देना और फालतू की बातें करना वो सही नहीं है, ठीक है। तो इसको शब्द को आप लोग बोल सकते हैं कि इन चीज़ों पर आपत्ति है। तो यहाँ पर बात की जा रही है एब्जोर्गेट के बारे में, ठीक है। तो शब्द है यहाँ पर, ये आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें होना जो कि औपचारिक नहीं है, नॉर्मल नहीं है, फालतू की चीज़ें हैं, तो एक तरीके से गलत चीज़ है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, ओके। सेंटेंस फॉर्म करिएगा इनके ऊपर। कुछ भी ऐसी चीज़ें हो तो उनको आप लोगों को रोकना है। और परसिवियर यानी कि एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं दृढ़ निश्चय करना, किसी चीज़ को लेकर दृढ़ रहना। भाई साहब कुछ भी हो जाए, ये चीज़ तो मतलब एक तरीके से मतलब नेगेटिव नहीं, एक तरीके से ये चीज़ हम लोग को सही करनी है, ठीक है। तो ये बोल सकते हैं। तो क्विट करना बोलते हैं वैसे, अगर दूसरी साइड में कि हाँ यार नहीं होने वाला, छोड़ दो ना, क्या करोगे करके, दुनिया की कट रही है हमारी भी कट जाएगी, एक वो वाली बात है, ठीक है। नेक्स्ट बात कीजिए प्रोट्रैक्ट के बारे में। तो यह फैसला यानी कि एक तरीके से किसी चीज़ को लेकर डिसीजन लेने वाली बात यहाँ तो होती है, ठीक है। तो ये भी याद रखते हैं यहाँ पर। तो डायरेक्ट क्वेश्चन एक तरीके से स्टेटमेंट देकर आप लोगों से पूछ ले जाते हैं कई बार कि हाँ ये सेंटेंस कैसे आ रहा है, तो इसलिए ज़रूरी है इनके ऊपर आप लोगों को सेंटेंस फॉर्म करना, अगर लंबे समय तक याद रखना चाहते हो तो, ठीक है। तो कैसा लगा है आज का डिस्कशन, टेस्ट के लिए तैयार जरूर रहना, और इस लेक्चर की PDF जो है वो टेलीग्राम से जाकर डाउनलोड कर लेना, ताकि अच्छे से लंबे समय तक आप लोग याद रख सको। और 9:30 बजे एग्जैक्ट आप लोगों का टेस्ट स्टार्ट हो जाएगा। तो ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू, जो भी तैयारी करें सीरियस होकर आप लोग जरूर टाइम से उपस्थित होना, और अवेलेबल रहेगा बाद में भी, कम से कम 2 बार आप लोग एक टेस्ट को दे सकते हो, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। तो अपना रिविजन भी आप लोग कर लेना, अगर कोई दिक्कत परेशानी होगी तो उसको दूर करना है, ओके।